हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत आप सबका एक और न्यू एक्सप्लेनेशन में, जिसमें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ विच हैट एटेलियर। मैं तुम्हें इस एनिमे का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इस एनिमे में हमें दिखाया जाएगा एक लड़की यानी कोको, उसको जादू की दुनिया का कितना शौक था। उसे उन चीजों के बारे में पढ़ना था, उसे विचेस के बारे में पढ़ना था। एक्चुअल में उसे खुद ही विच बनना था। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे वो अपने आप से सवाल करती है कि एक एथलीट बचपन से एक एथलीट पैदा होता है या फिर एक एस्ट्रोनॉट बचपन से एस्ट्रोनॉट पैदा होता है, या कोई भी पॉप स्टार और दूसरे लोग जो कि सेलिब्रिटीज होते हैं या बड़े इंसान होते हैं वो बचपन से वैसे ही पैदा होते हैं या धीरे धीरे बनते हैं। तो विचेस के साथ भी क्या सेम होता है? वो बचपन से जादुई शक्तियां लेके पैदा होती है या बड़े होते होते सीखती है? और यही सब सोचते हुए वो एक तालाब के किनारे पहुंचती है जहाँ पे उसे कपड़े धोने होते हैं। वो एक डियर से माफी भी मांगती है कि मुझे माफ करना ये चीज करने के लिए, लेकिन ये तालाब जादुई है, ये थोड़ी देर में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो उस तालाब से कपड़े धो के निकाल लेती है एंड वो तालाब से बाहर निकल जाती है, देखते ही देखते तालाब का पानी खुद ही साफ हो जाता है। और वो बोलती है कि मैजिक कितनी अमेजिंग चीज है, मैं इसे देखते हुए कभी नहीं थकती। एंड कोको कपड़े धोने के बाद अपने घर की तरफ जा रही होती है। वो खुद से बात करते हुए बोलती है इस दुनिया में मैजिक कोई रेयर चीज नहीं है, बल्कि हर जगह यूज होता है। लोग अपनी डेली लाइफ को इजी बनाने के लिए मैजिक को यूज करते हैं, लेकिन वो यूज कैसे होता है ये किसी को नहीं पता। इस दुनिया में सिर्फ विचेस ही हैं जो मैजिक का यूज कर सकती है, और जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो जस्ट पीछे बैठ के उनका रिजल्ट देख सकते हैं। एंड वो अपने घर की छत पे बैठे हुए बोलती है काश कितना अच्छा होता अगर मैं एक विच पैदा होती तो। तभी वो छत पे सो की शीट्स को ऑर्डर देती है कि तुम एक फ्लाइंग क्लॉक बन जाओ, और तभी जोरों से हवा चलने लगती है एंड उसकी शीट्स उड़ने लग जाती है। वो कहती है मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम उड़ के ही चली जाओ। जैसी वो अपनी शीट्स पकड़ लेती है और वो शीट्स उसकी नजरों के सामने से हटती है, वो देखती है सामने से एक पेगासस कैरेज आ रहा होता है। पेगासस कैरेज मतलब जिन घोड़ों के पंख हो, एंड वो अपने पीछे कैरेज को कैरी कर रहे हो। कोको पेगासस कैरेज को देख के बहुत शॉक हो जाती है एंड एक्साइटेड भी। वो कहती है मैंने आज तक पेगासस कैरेज को अपने यहाँ पे कभी लैंड होते हुए नहीं देखा। और वो जल्दी से नीचे जाती है, वो शोर मचाते हुए जाती है कि मॉम बाहर देखो पेगासस कैरेज आया है। एंड जैसे वो नीचे वाले फ्लोर पे चली जाती है, वो गेट खोलती है, सामने एक न्यू कैरेक्टर खड़ा होता है कीफ्री। वो उससे माफी मांगती है सॉरी सर मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन कीफ्री यहाँ पे अपनी गलती खुद ही मानता है, ये मेरी गलती है, मैं दरवाजे के साइड पे खड़ा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तभी वो वहाँ पे कुछ औरतों को बात करते हुए सुनती है, वो उसकी दुकान की तारीफ कर रही होती है। एक्चुअल में कोको की माँ का काम था कपड़े सिलना, इन पे तरह तरह के कपड़े थे एंड उससे ये लोग ड्रेसेस बनाते थे। सो वहाँ पे जो 3-4 औरतें खड़ी थी वो इनकी दुकान की तारीफ कर रही थी। मुझे नहीं पता था यहाँ पे ये कपड़ा भी होगा, ये कपड़ा कितना अच्छा है। और बात करते करते उन औरतों के मुंह से निकल जाते इसके बाद हम वापस अपने पेगासस कैरेज में जाएंगे। तभी कोको उनकी बात सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो ये बात रियलाइज करती है कि अच्छा यही वो औरतें हैं जो पेगासस कैरेज में आई हैं। एंड जैसे वो कीफ्री की तरफ देखती, कीफ्री बोलता है ओह सॉरी मैं उनके साथ नहीं हूँ। तभी कोको की मदर कोको को बुलाती है कि कोको मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एंड उसकी मदर कीफ्री को देख के बोलती है सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? कीफ्री बोलता है मेरे को स्मोक कलर्ड फैब्रिक चाहिए, लेकिन अगर आप इस वक्त बिजी हो तो मैं बाद में आ सकता हूँ। तभी कोको बोलती है नहीं ये काम मैं कर सकती हूँ अगर आप चाहो तो। कीफ्री उससे बोलता है क्या सही में? तभी कोको की मदर बोलती है कि हाँ वो इस चीज में माहिर है। तभी कोको अपनी माँ से पूछने जाती है कि मॉम मैं पेगासस कैरेज देखने जा सकती हूँ? उसकी मॉम बोलती है क्या? कोको बोलती है बाहर एक पेगासस कैरेज है, मेरे को वो देखना है। और इनकी बातें सुन रहा होता है कीफ्री, लेकिन कोको की मदर कोको को बोलती है कि मैंने तुम्हें मना करा था ना कि जो भी कस्टमर्स होंगे उनके सामान को तुम्हें हाथ नहीं लगाना। कोको बोलती है हाँ मैं उसको छेड़ूंगी नहीं, सिर्फ मैं दूर से खड़े होकर उसे देखूंगी। लेकिन उसकी मदर नहीं मानती। तभी कोको बोलती है कि आगे से मैं विच बनने की बातें नहीं करूंगी, प्लीज एक बार मेरे को जान दो। उसकी मदर बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन अपना काम खत्म करने के बाद जाना। तभी वो एक्साइटमेंट में कीफ्री के पास जाती है एंड उससे मेजरमेंट्स मांगती है, और तभी वो कपड़े को काटने लग जाती है मेजरमेंट्स के हिसाब से। और कीफ्री उसकी परफेक्शन देख के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि तुमने ये काम कितने प्रिसाइसली किया है, एकदम क्लीन कट, एकदम सीधी लाइन। वो बोलता है सच में ये एक रियल मैजिक है। कोको बोलती है नहीं नहीं ये मैजिक तो बिल्कुल नहीं है, मैजिक तो मिस्टीरियस होता है एंड स्पार्कलिंग होता है, और वो बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। वो बोलती है मैजिक वो चीज होती है जो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होती है। तभी वो रियलाइज करती है मैं एक स्ट्रेंजर के सामने कैसी बातें कर रही हूँ। लेकिन कीफ्री उससे पूछता है अच्छा तुम्हें मैजिक बहुत पसंद है क्या, और मैं पूछ सकता हूँ तुम्हें मैजिक इतना पसंद क्यों है? तब कोको अपने पास्ट के बारे में बताती है। जब कोको छोटी थी उसकी माँ उसको लेके एक फेस्टिवल में गई थी जो कैसल में था। वहाँ पे वो एक मास्क पहने विच से मिली जिसने कोको को एक पिक्चर बुक ऑफर करी, एक मैजिक पिक्चर बुक। कोको ने बोला मेरे को पिक्चर्स बनाना तो बहुत पसंद है, लेकिन ये मैजिक क्या होता है? तभी वो विच कोको को मैजिक के बारे में बताता है। मैजिक एक ऐसा चमत्कार है जो इस दुनिया को रंग बिरंगा और लिवली बनाता है। इस वजह से नॉर्मल चीजें भी स्पेशल लगती हैं, जैसे कि एक पेगासस कैरेज जो आसमान में उड़ता है, और एक ऐसा तालाब जो हमेशा क्रिस्टल क्लियर वाटर को रखता है, और यहाँ तक कि वो पत्थर जो तुम्हारे पैरों के नीचे जब जब तुम चलोगी वो तुम्हारे कदमों के हिसाब से ग्लो करेंगे। ये सब चीजें मैजिक होती हैं। और तभी कोको इन सब चीजों को देख के बहुत खुश हो जाती है। तब से उसे मैजिक बहुत पसंद आता है, और इन्हीं सब चीजों की वजह से उसे विच बनने का शौक चढ़ गया। तभी वो विच कहता है अगर तुम ये मैजिक पिक्चर बुक लोगी तो मैं तुम्हें वैंड फ्री दूंगा। वैंड यानी कि वो पेन। और तभी कोको ये सब चीजें अपनी माँ को दिखाती है। उसकी मदर बोलती है कि मुझे लगा तुम कुछ खाने पीने का सामान लोगी, लेकिन तुमने ये चीज ली। तभी कोको बताती है कि मैं एक बटरफ्लाई
को फॉलो कर रही थी और तभी मेरे को वो इंसान मिला जिसकी पॉइंटेड हेड थी। वो एक विच था जिसने मेरे को मैजिक पिक्चर बुक दी और साथ में पेन भी फ्री दिया। तभी उसकी माँ बोलती है कि चलो अब हमें घर चलना चाहिए, हम बहुत लेट हो रहे हैं। तभी कोको ने रोक के बोलती है कि मॉम, मैं बड़े होके एक विच बनूंगी एंड मैं अपने मैजिक से इस दुनिया को ब्यूटीफुल बना दूंगी। लेकिन उसकी मदर मना कर देती है कि तुम विच कभी नहीं बन पाओगी। अगर तुम्हें विच बनना है तो तुम्हें बचपन से शक्तियां लेके पैदा होना चाहिए था। ऑर्डिनरी लोगों पे वो शक्तियां नहीं होती जो विचेस पे होती है। और ये बात सुन के कोको उदास हो जाती है। उसकी माँ बोलती है चलो अब चले घर। लेकिन तभी कोको अपनी माँ को दोबारा रोक लेती है। वो बोलती है माँ देखो, जब भी मैं एक स्टेप लेती हूँ नीचे जमीन चमकने लगती है। एंड वो इसी एक्साइटमेंट में अपनी मदर को हक कर लेती है। लेकिन घर जाते जाते उसकी मदर बोलती है कि अगर पूरे रास्ते तुम्हारे चलने पे ग्राउंड शाइन भी करता है लेकिन फिर भी तुम शायद ही मैजिक का यूज कर सकती हो। एंड ये बात सुन के कोको और उदास हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। एंड वो प्रेजेंट में कीफ्री को बता रही होती है तब से मुझे मैजिक देखना बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे मैं उससे इतनी अटैच हो गई कि मैंने विच बनने का सपना देखना शुरू कर दिया और अब मैं अपने सपने को छोड़ नहीं सकती। मुझे विच जरूर बनना है। तभी कीफ्री बोलता है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ और बता सकती हो। तभी इन्हें बाहर से बहुत तेज किसी चीज की आवाज आती है एंड सारी औरतें कीफ्री एंड कोको बाहर जाते हैं। वो सब देखते एक बंदा घोड़ों को संभाल रहा होता है क्योंकि उन औरतों का पेगासस कैरेज टूट चुका होता है और दो बच्चे वहाँ पे आपस में एक दूसरे पे नाम लगा रहे होते हैं। कोको उनके पास जाके पूछती है कि क्या हुआ। पहला बच्चा दूसरे बच्चे पे नाम लगा रहा होता है कि इसकी शैतानी की वजह से इनका पेगासस कैरेज टूट गया है और ये दोनों बच्चे आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी वो औरतें बाहर आ जाती है। वो कहती है इन्होंने हमारा पेगासस कैरेज तोड़ दिया। तभी कोको की मदर उन दोनों बच्चों से माफी मंगवाती है। वो औरतें बोलती कि हमारा माफी से कुछ नहीं होगा, हम अपने घर कैसे जाएंगे इन पेगासस कैरेज के बिना। तभी कोको की मदर बोलती है कि आप बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तभी कीफ्री बोलता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो औरतें बोलती है कि तुम कौन हो भाई। कीफ्री बोलता है एक मिनट मेरे को अपनी हैट पहनने दो। एंड जैसे वो हैट पहनता है वहाँ पे सब लोग कीफ्री को देख के हैरान हो जाते हैं। कीफ्री बताता है कि मैं एक विच हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो औरतें कीफ्री को थैंक यू बोलती है कि आपकी मदद हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। कीफ्री बोलता है इस पहिए पे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, मैं जस्ट इस पहिए पे एक स्पेल को कास्ट करूंगा जिससे ठीक हो जाएगा। लेकिन इस स्पेल को कास्ट करना बाहर सबके सामने ठीक नहीं होगा। तभी कोको तेज की सामने आती है और वो बोलती है कि आप हमारी वर्कशॉप को यूज कर सकते हैं। तभी कोको की मदर बोलती है कोको ये तुम क्या बोल रही हो। कोको अपनी मदर को बोलती है कि मॉम उसे यूज करने दो, वो एक रियल विच है, वो हेल्प करना चाह रहे हैं उनकी। एंड मे बी यही वो चांस हो जिसका मैं इतने टाइम से इंतजार कर रही थी कि मैं देख सकूं एक स्पेल को कैसे कास्ट करा जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कीफ्री उसकी वर्कशॉप के अंदर चला जाता है एंड कोको बाहर बैठ के वेट कर रही होती है। वो याद करती है कि उसको कीफ्री ने कहा था कि कुछ भी हो जाए किसी को अंदर मत आने देना, मैं नहीं चाहता कोई भी स्पेल को कास्ट होते हुए देखे। एंड कोको इस बात को रियलाइज करती है कि दुनिया में मैजिक हर जगह यूज होता है लेकिन हम इसे कास्ट होते हुए देख नहीं सकते। ऐसा क्यों? सिर्फ विचेस को ही इसका सीक्रेट पता होता है कि मैजिक के लिए स्पेल्स को कैसे कास्ट करा जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है उन्हीं दो बच्चों पे। वो दोनों बच्चे कीफ्री के स्पेल को कास्ट होते हुए देखना चाहते थे एंड वो चुपके से घर के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन तभी कोको उनके पीछे जाती है एंड उन्हें आवाज देती है। वो बच्चे आपस में बात करते हैं अरे ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, चलो हम अपना काम करते हैं। एंड जैसे कोको ऊपर चढ़ती है उसके दिमाग में जरा सा लालच आता है, हम उस स्पेल को कास्ट होते हुए क्यों नहीं देख सकते, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। और जैसी वो विंडो खोलती है वो देखती है अंदर से भी पर्दे होते हैं और वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं कि यहाँ पे अब हमारे कुछ काम का नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी तेज की हवा चलने लग जाती है और तभी वो छत से अपने घर के अंदर चली जाती है एंड वो नीचे की फ्लोर पे आती है। एंड तभी वो देखती है कीफ्री वहाँ पे स्पेल्स को कास्ट कर रहा होता है। लेकिन दूसरी साइड कोको इस बात को रिग्रेट करती है कि मेरे को देखना चाहिए या नहीं। लेकिन जैसी वो देखती है उसे दिखता है कि कीफ्री एक ड्राइंग बना रहा होता है उन्हें पहियों पे। वो उसकी परफेक्शन एंड प्रिसिशन को देख के हैरान रह जाती है। वो नोटिस करती है कि वो मैजिक पेन से एक ड्राइंग बना रहा है और उसे ये बात समझ आ जाती है विच स्पेल्स को कास्ट नहीं करती, वो जस्ट एक ड्राइंग बनाती है एंड उससे मैजिक क्रिएट करती है। तभी कीफ्री अपने स्पेल्स को कास्ट कर देता है और वो आवाज देता है कि कोको मेरा काम हो गया। लेकिन उसे बाहर से कोई रिप्लाई नहीं आता। देन जैसे वो गेट खोलता है वहाँ पे उसे कोको दिखती है जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है। कोको के कपड़ों पे सारी की सारी मिट्टी लग रखी होती है बट एट द एंड कीफ्री उनका पेगासस कैरेज ठीक कर देता है एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी कोको की मदर कोको को बोलती है मैं उस टाइम के लिए बहुत डर गई थी, मुझे पता है तुम्हें मैजिक बहुत पसंद है और मुझे ये भी लगा कि तुम बोलोगी मेरे को उस विच के साथ जाना है। कोको बोलती नहीं मॉम मैं ऐसा क्यों बोलूंगी। मदर बोलती है तुम्हारे पिता को एक बीमारी खा गई और वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन अगर तुम भी मेरे को छोड़ के जाना चाहोगी तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगी। कोको अपनी मदर को हक करके बोलती है कि नहीं मॉम मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। तभी कोको और उसकी मदर घर पे चले जाते हैं एंड रात का डिनर करते हैं एंड डिनर करने के बाद कोको अपने रूम में चली जाती है। तभी वो उस मैजिक पिक्चर बुक को निकालती है। वो देखती है कि उसके साथ जो वैंड आया था वो एक मैजिक पेन है एंड वो रियलाइज करती है कि मैजिक बुक्स में उसको पैटर्न्स भी दिखते हैं जिनकी मदद से उस स्पेल्स को कास्ट कर सकती है। एंड तभी वो ड्राइंग्स को ट्राई करती है। वो बोलती है कि मॉम मुझे माफ करना, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे को एक बार ये जरूर ट्राई करना है। एंड उसे काफी टाइम लगता है एक ड्राइंग बनाने में। जब कोको वो ड्राइंग बना लेती है वो वेट करती है कि अब मैजिक होगा, लेकिन देखते देखते वहाँ कुछ भी नहीं होता और वो सोचती है कि जितना मैं आसान सोच रही थी ये उतना आसान नहीं है, मैजिक
मैजिक को सीखने के लिए काफी ट्रेनिंग चाहिए होती होगी और वो थक हार के हेड डाउन कर लेती है। लेकिन तभी उसके पेन की इंक उसके पेज पे गिर जाती है और उस इंक की वजह से वो सर्कल कंप्लीट हो जाता है। एंड वो नोटिस करती है वहां से स्पार्कलिंग्स निकलती है। वो उन्हें देख के बहुत शॉक एंड एक्साइटेड हो जाती है। वो पूरे कमरे में एक्साइटमेंट की वजह से घूमने लगती है और चिल्लाती रहती है, मैंने मैजिक करा, मैंने मैजिक करा। और उसे दोबारा ये बात रियलाइज होती है कि मैजिक वो नहीं जो एक स्पेल्स को कास्ट करे, मैजिक वो चीज है जिसे तुम ड्रॉ करो। एंड वो सोचते हैं कि चलो एक और ट्राई देते हैं, एक और न्यू ड्राइंग बनाते हैं। और सीन शिफ्ट होता है कीफ्री की साइड पे, जहाँ पे कीफ्री सोच रहा होता है कि एक पिक्चर बुक उस लड़की पे कैसे आई, ये चीज मेरे को बहुत चुभ रही है। और तभी वो अपने बेड से खड़ा होता है और बोलता है कि अगर वो सच में एक पिक्चर बुक हुई तो। और इस साइड कोको को रियलाइज होता है कि जो बड़ी पिक्चर्स होती है वो छोटी वाली पिक्चर से ज्यादा पावरफुल होती है। एंड नीटली ड्राइंग से मैजिक का असर ज्यादा देर तक रहता है। और वो इंसान तो इतने बढ़िया तरीके से बना रहा था कि मेरे को लगा ये चीज बहुत ईजी होगी। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है, अगर मैं खुद ड्रॉ ना करके मैं इन चीजों को छापूं तो। तभी वो एक बुक निकालती है जिसमें सारी की सारी ड्राइंग्स बनी होती है। और कोको अपनी मैजिक पिक्चर बुक का एक पेज लेती है एंड उस पे उस ड्राइंग को छापने लगती है। तभी उसके पीछे से कोई आ रहा होता है एंड जैसे उसकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है वहाँ पे स्पेल कास्ट हो जाता है। एंड जैसे स्पेल कास्ट हो जाता है कीफ्री उसे लेके विंडो से बाहर निकल जाता है और कोको के घर पे स्पेल्स का असर दिख रहा होता है। तभी कीफ्री कोको से पूछता है कि तुमने क्या बनाया था कोको, मेरे को बताओ तुमने क्या बनाया था। कोको घबराते हुए बोलती है कि मेरे को नहीं पता था, मैंने जस्ट बुक में से उसे ट्रेस करा एंड बना दिया। तभी इन दोनों को कोको की मदर की आवाज सुनाई देती है। जब कीफ्री नीचे देखता है वहाँ पे स्पेल अपना असर कर रहा होता है एंड उसका घर पूरा बर्फ से जम रहा होता है। और कोको ऊपर से चिल्ला रही होती है, मॉम भागो। लेकिन जैसे उसकी मदर पीछे देखती है बर्फ उन तक पहुंच जाती है एंड वो वहाँ पे जम जाती है। एंड कोको कीफ्री की गोदी में रोने लग जाती है। वो कहती है मेरे को अपनी मॉम को बचाना होगा, मेरे को जान दो। और कीफ्री समझ जाता है कि ये एक फॉरबिडन मैजिक है। तभी कोको कीफ्री की गोदी से छूट जाती है एंड वो नीचे गिरने लग जाती है। लेकिन तभी कीफ्री उसे बचा लेता है एंड जैसे स्पेल्स का असर कोको तक पहुंच रहा होता है कीफ्री उसे लेके वापस हवा में उड़ जाता है। एंड कोको रिग्रेट कर रही होती है। वो कीफ्री को बोलती है सॉरी मेरे को नहीं पता था मैंने कौन सा स्पेल कास्ट करा। कीफ्री बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं पता था, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तभी विचेस ये सारे सीक्रेट्स को छुपा के रखते हैं ताकि ऐसी ट्रेजेडीज ना हो। और कीफ्री बताता है कि एक स्पेशल इंक और एक कास्टिंग सील्स का सेट, सिर्फ यही दो चीजें चाहिए होती है मैजिक को करने के लिए। और कीफ्री आखिर में बोलता है कि ये सीक्रेट था जो तुम्हें अब पता लग गया एंड अब मेरे को तुम्हारी मेमोरीज को इरेज करना पड़ेगा। लेकिन कोको वहाँ पे उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा मत करो, अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी मॉम को कैसे बचाऊंगी। लेकिन कीफ्री बोलता है मैं मजबूर हूँ। कोको बोलती है कि मेरे को सच में नहीं पता मैंने कौन सा मैजिक यूज करा, लेकिन मेरे को उस पिक्चर बुक में हर एक चीज याद है और अगर मैं सारी चीजें भूल गई तो मेरी मॉम मर जाएंगी, उन्हें कौन बचाएगा। तभी कीफ्री रियलाइज करता है अगर मैं इसकी मेमोरी को मिटा दूंगा तो हम उस विच को नहीं ढूंढ पाएंगे जिसने इसको ये बुक दी थी और मेरे को नहीं पता लग पाएगा कि इसने कौन सा स्पेल यूज करा है। तभी वो कोको से पूछता है कि तुमने कहा तुम्हें बुक अच्छे से याद है ना। कोको बोलती है हाँ। कीफ्री कहता है कि तुमने कौन सा पेज कॉपी करता ये भी याद है। कोको बोलती है हाँ मेरे को ये भी याद है। देन कीफ्री बोलता है तो ठीक है अब हम उस विच को ढूंढेंगे जिसने तुम्हें बुक दी थी। देन कोको पूछती है कि अगर हमने ये चीज ढूंढ ली कि हमने कौन सा स्पेल को कास्ट करता तो मैं अपनी मॉम को बचा सकती हूँ क्या। कीफ्री बोलता है हाँ थोड़ा सा चांस है। एंड कोको रिक्वेस्ट करके बोलती है प्लीज मिस्टर कीफ्री मेरी मेमोरीज को इरेज मत करना, मैं अपनी मॉम को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कीफ्री उससे बोलता है कि तुम इस सीक्रेट को हमेशा अपने पास रख सकती हो। कोको बोलती है हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कीफ्री उससे पूछता है कि तुम्हें सीखना है क्या। कोको बोलती है क्या सीखना है। कीफ्री बोलता है अगर तुम्हें सच का पता लग गया तो वो चीज वापसी पलटी नहीं जा सकती और तुम्हें उन्हीं सब की तरह बनना होगा जिन सबको सीक्रेट्स पता है। यही रास्ता है कि मैं तुम्हारी मेमोरीज को इरेज ना करूं। एंड वो आखिरी में एक लाइन बोलता है कि कोको अब तुम विच बनने जा रही हो। और यही पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ पे कीफ्री कोको को अपने साथ ले आता है। एंड जैसी कोको की आंखें खुलती है कीफ्री उसे बताता है मैं तुम्हें यहाँ पे पीगेसिस गैरेज में लेके आया हूँ और मुझे पता है तुम्हें ठंड लग रही होगी लेकिन कोई बात नहीं हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तभी ये लोग उस जगह पे पहुंचने वाले होते हैं। वो कोको को बताता है यही मेरा एटेलियर है। एटेलियर मतलब बेसिकली जहाँ पे कीफ्री काम करता है, एक तरह से कीफ्री की वर्कशॉप। और जैसे ये लोग वहाँ पे पहुंचते हैं कीफ्री बताता है मैंने तुम्हारे घर के आसपास गार्ड ब्रेड सीड्स को गाड़ दिया है। वो एक तरह की प्लांट है जो बहुत जल्दी उग जाएंगे एंड वो तुम्हारे घर के लिए ऐसा बैरियर काम करेंगे क्योंकि तुम्हारे घर पे एक स्पेल का असर हो रखा है एंड मैं नहीं चाहता दूसरे लोग तुम्हारे घर के आसपास जाए। एंड जैसे कीफ्री अपनी वर्कशॉप के अंदर घुस रहा होता है वो पीछे देखता है कोको रो रही होती है। वो कोको के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। कोको बताती है कि मैंने अपनी मॉम को प्रॉमिस करता मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कीफ्री कोको को चुप कराता है एंड अपने साथ वर्कशॉप के अंदर ले जाता है और उसे बोलता है तुम अपने आप को दोष मत दो इस चीज का, तुम्हें नहीं पता था तुम क्या करने जा रही हो। एंड जैसे ये दोनों वर्कशॉप के अंदर जाते हैं कीफ्री अपना स्पेल कास्ट करके वहाँ पे पानी को समन करता है और बोलता है कि तुम अपना मुंह धो लो, अपने आंसू पोंछ लो, अब तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन कोको कीफ्री का मैजिक देख के बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वो शॉक में हो जाती है ये इसने कैसे करा। तभी कीफ्री कोको के हाथ में वही पानी पकड़ा देता है एंड कोको उससे पूछती है ये क्या है। कीफ्री बताता है ऑफ कोर्स ये पानी है। लेकिन कोको यहाँ पे कंफ्यूज होती है। वो कहती है इतना राउंड कैसे हो सकता है पानी और जेली की तरह। कीफ्री बोलता है ओ मैं तो भूल गया तुम्हें कपड़े चेंज करने। एंड कीफ्री कमरे से बाहर चला जाता है। लेकिन कोको उसे आवाज देके पूछती है मिस्टर कीफ्री मेरे को बता तो चाहिए, लेकिन कीफ्री चला जाता है। तभी एंट्री होती है एक और स्टूडेंट की, टेटिया। वो कोको को बोलती है कि
तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। तभी टैटिया कोको के पास आती है और वो उसे बताती है ये एक तरीके का मैजिक है जो हवा में से मॉइस्चर इकट्ठा करके इस चीज में पानी को जमा कर देता है। और तभी टैटिया कोको से वेपर बबल ले लेती है और उसे बताती है इसको जस्ट हल्का सा टिल्ट करो एंड इसमें से पानी निकलने लगता है। कोको से बोलती है थैंक यू और तभी टैटिया बहुत खुश हो जाती है। टैटिया कोको के थैंक यू के रिप्लाई में दोबारा थैंक यू बोलती है। कोको कंफ्यूज हो जाती है। देन टैटिया उसे बताती है कि मेरे को थैंक यू सुनना बहुत पसंद है, तो मेरे को थैंक यू बोलने के लिए मैं तुम्हें दोबारा थैंक यू करती हूँ। एंड ये दोनों आपस में एक दूसरे को थैंक यू करती रहती है। तभी एंट्री होती है रिचे की। रिचे बोलती है ये बहुत ही चिपकू है, इसको जस्ट इग्नोर करो, वो अपने आप चुप हो जाएगी अगर तुम उसे रिस्पॉन्ड नहीं करोगी तो। टैटिया रिचे को बोलती है कि तुम कितनी मतलबी हो, मैं जस्ट उसकी हेल्प कर रही थी। और तभी कोको रिचे की प्लेट में इंक एंड पेन देखती है। वो उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों विचेस हो क्या। टैटिया बोलती है अगर तुम ये सवाल पूछ रही हो तो यानी कि तुम नहीं हो, तो तुम हो कौन, तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन से अटेलियर से हो। कोको बोलती है कि मेरे को अभी खुद को स्टूडेंट कहना ठीक नहीं होगा, मैं जस्ट कल ही आई हूँ और कल मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने एक स्पेल को ड्रॉ करा और अब मैं यहीं पे रहूंगी तुम लोगों के साथ। तभी रिची एंड टैटिया उसकी बात सुन के शॉक हो जाते हैं। उन दोनों का अंदाजा सही बैठता है कि कोको एक आउटसाइडर है। वो कोको से पूछते हैं अच्छा तो तुम ही हो जिसने वो स्पेल को ड्रॉ करा था, तुम्हारे बारे में यहाँ पे रूमर्स ऑलरेडी फैल चुके हैं। कोको उससे पूछती है किस चीज के रूमर्स। टैटिया उसे बताती है एक अफवाह थी, किसी आउटसाइडर ने फॉरबिडन मैजिक को यूज करा, फिर भी उसे अप्रेंटिस बनने की इज्जत मिल गई। और सबसे अजीब बात, उसकी मेमोरीज को भी इरेज नहीं किया गया। अप्रेंटिस मतलब जो सीखना चाहता हो। तभी पीछे से कीफ्री आ जाता है एंड वो कोको से पूछता है कि तुम ठीक हो। कोको उन दोनों की बातें सुन के घबरा जाती है। कीफ्री बोलता है कि तुम लोगों ने आपस में एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे दिया होगा और वो उन दोनों को अपने कमरे में पढ़ने के लिए भेज देता है। और वो कोको को कपड़े ऑफर करके बोलता है कि मेरे स्टूडेंट्स ये पहनते हैं एंड मैं तुम्हें सब धीरे धीरे समझा दूंगा, तो तुम डरो मत। और तभी कोको कीफ्री के दिए हुए कपड़े पहन के आती है। कीफ्री बोलता है तुम इसमें बहुत जच रही हो, ये तुम पे एकदम फिट आ रहा है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हें मैजिक के बारे में बताता हूँ, मैजिक की स्टोरी बताता हूँ। बहुत टाइम पहले मैजिक कोई एक स्पेशल चीज नहीं थी। मैजिक को करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ दो चीजों का होना जरूरी था, पहला पैटर्न्स एंड दूसरी स्पेशलिंग। वो एक बहुत ही फेमिलियर टूल था जो हर कोई यूज कर सकता था, लेकिन इन्हीं चीजों को लेके हर बार कॉन्फ्लिक्ट हुए एंड ह्यूमंस इसी मैजिक का यूज करके कुछ भी कर सकते थे और उन्होंने किया भी। उन लोगों की वजह से बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक स्पेल्स क्रिएट हुए। जो कुछ लोगों के पास अभी भी सोचने समझने की शक्ति थी, उन्होंने लड़ाई से दूर रहना चूज किया और विचेस के रूप में यूनाइट हो गए। उन्होंने आम लोगों की मैजिक से जुड़ी यादें मिटा दी ताकि मैजिक का राज सेफ रहे। और इस सीक्रेट को उन्हीं डिसिपल्स को दिया गया जो कसम खाकर इसे प्रोटेक्ट करने वाले थे। और उसी दिन के बाद से ये चीज पैक्ट बन गई कि ऑर्डिनरी लोगों के हाथ में मैजिक नहीं दिया जाएगा। और लोगों को हमने ये विश्वास दिला दिया कि विचेस तभी बन सकते हैं जब उनको पैदा होते ही शक्तियां मिली हो। और इस वजह से हम सब इस सीक्रेट को छुपा के रखते हैं, क्योंकि अगर ये दुनिया को पता चल गया तो वर्ल्ड दोबारा से कोलैप्स कर जाएगा, सब लोगों के बीच में दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग जाएंगे। और इसी वजह से तुम्हारी स्टोरी भी धीरे धीरे लोगों में फैल रही है, लेकिन उन्हीं लोगों में जिन्हें इसका सीक्रेट पता है। एंड कीफ्री कोको से इस बात के लिए माफी मांगता है एंड कोको से बोलती है कि मैं अपनी गलतियों की वजह से यहाँ पे हूँ। और वो कीफ्री से फॉरबिडन मैजिक के बारे में पूछती है। कीफ्री उसे बताता है फॉरबिडन मैजिक को तब यूज करा जाता था जब लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे और इसको बैन कर दिया गया जिस दिन ये पैक्ट फॉर्म हुआ था। और हम इसे इसलिए यूज करते ताकि हम दूसरों को नुकसान पहुंचा पाए। और तभी कोको कीफ्री को हक कर लेती है और उसे बोलती है कि प्लीज मेरे को सीखना है, तुम मुझे सिखाओ, मैं अपनी गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहती। मैं फिर हर कदम उठाने से डरूंगी क्योंकि जब मेरे को उस चीज के बारे में पता ही नहीं होगा मैं उस चीज को कैसे यूज करूंगी, मेरे को सीखना है। तभी कीफ्री बोलता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ज्यादा जल्दी मत करो, लेकिन तुम्हारे केस में कहना मुश्किल है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, चलो मेरे साथ। एंड कीफ्री तभी कोको को समझाता है कि फॉरबिडन स्पेल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिंपल शब्दों में रूल ये है कोई भी स्पेल जो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी पर कास्ट हो सके वो स्ट्रिक्टली मना है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, एज चेंज करना, बिना डोर से कन्वेंस के टेलीपोर्ट करना, किसी के थॉट से इमोशंस को कंट्रोल करना, किसी को हार्म करना या इवन किसी को हील भी करना, ये सब शामिल है। लेकिन इस रूल का सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। तभी कोको बोलती है मेमोरीज इरेज करना। कीफ्री बोलता है एग्जैक्टली, यानी नॉर्मल इंसान पर मैजिक यूज करना मना है पर मेमोरीज इरेज करना अलाउड है। और वो कहता है हम डायरेक्टली इंसानों पर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत सारी चीजों पे अपना मैजिक को यूज कर सकते हैं, जैसे कि लैंप्स, और हम इवन विंडोज पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये वाली। तभी कीफ्री उस विंडो पे एक पैटर्न बनाता है एंड उस विंडो से एक समुद्र दिखने लग जाता है। कोको बोलती है कि अभी हम थोड़ी देर पहले तो माउंटेन से घिरे हुए थे, यहाँ पे अचानक से समुद्र कैसे आ गया। कीफ्री उसे बताता है कि इसे विंडोवे कहते हैं जो दो राउंड विंडोज को एक साथ जोड़ता है। अगर हम उन दोनों को सेम पैटर्न से फॉलो कराएं तो, और तुम्हें वो बिल्डिंग दिख रही है उसे टावर ऑफ टोम्स कहते हैं। अगर इस वर्ल्ड में कोई भी बंदा मैजिक पे बुक लिखता है तो उस बुक की कॉपी इंस्टेंटली उस टावर में अपीयर हो जाती है ताकि हम लोग नॉलेज को प्रिजर्व करके रखें। एंड कोको ये बात सुन के एक्साइटेड हो जाती है, वो उसे बोलती है कि मेरे को जल्दी वहाँ पे ले चलो, मैं अपनी पिक्चर बुक ढूंढूंगी। कीफ्री बोलता है कि थोड़ा सब्र करो, इतनी जल्दी मत करो। और तभी समुद्र का पानी खिड़की से अंदर घुस जाता है और तभी कीफ्री वहाँ का पैटर्न चेंज करके वापसी माउंटेन्स में आ जाता है। एंड वो कोको को बताता है टावर ऑफ टोम्स को 4 लाइब्रेरियंस प्रोटेक्ट करते हैं और तुम्हें अगर उस टावर ऑफ टोम्स तक पहुंचना है तो तुम्हें उन्हें ओवरकम करना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स तुम्हें वहाँ तक पहुंचने के लिए पढ़ना पड़ेगा। एंड कीफ्री कोको को बोलता है तुम्हारे सीखने की इच्छा को देखकर मैं बहुत खुश
खुश हुआ था। और जो डर तुम महसूस कर रही हो वो बिल्कुल नेचुरल है। जो स्पेल्स फॉरबिडन नहीं है वो वही है जो लोगों की जिंदगी में खुशी और मदद लाते हैं। इसलिए क्या तुम एक जेंटल और सेफ टाइप का मैजिक नहीं सीखना चाहोगी? एंड कोको बोलती है यस ऑफ कोर्स मास्टर कीफ्री, मैं सीखना चाहूंगी। और तभी कीफ्री कोको को उसके रूम में ले जाता है। कीफ्री गेट पे नॉक करता है लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। कीफ्री बोलते है शायद एगॉट अंदर नहीं है। कोको पूछते है कि एगॉट कौन है? कीफ्री बताता है ये तुम्हारी रूममेट है। और तभी ये लोग रूम के अंदर एंटर करते हैं। कीफ्री वहाँ पे उसे रूम के बारे में समझा देता है और वो कहता है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मेरे को बुला लेना। तभी कीफ्री एक डिवाइस का यूज करता है। मे बी वो उस डिवाइस से किसी को कांटेक्ट कर रहा होता है कि हेलो मैं कीफ्री बोल रहा हूँ। और वो बोलता है थैंक यू कोको को मेरा अप्रेंटिस बनाने के लिए। एंड अभी तक मेरे को पिक्चर बुक का नहीं पता चला। और वो इस वक्त इतनी ज्यादा इमोशनल है उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। एंड कोको इस साइड अपना रूम एक्सप्लोर कर रही होती है जहाँ पे जैसे ही वो कुछ सामान को हाथ लगाने वाली होती है उसे आवाज आती है कि वो मत छुओ, वो मेरी साइड है, उस डेस्क पे रखा सामान मेरा है। वो ऊपर देखती है ऊपर एगॉट होती है एंड वो नीचे आती है। कोको उसे बोलती है कि अच्छा तुम तो एगॉट हो ना? हेलो मैं कोको हूँ। एगॉट बोलती है हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम तो वही आउटसाइडर हो ना जिसकी सब बात कर रहे हैं। एंड सॉरी जो भी तुम्हारी माँ के साथ हुआ। कोको उसे थैंक यू बोलती है लेकिन एगॉट उसे यहाँ पे रिग्रेट करवाती है। वो कहती है ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। लेकिन कोको उसकी बात का रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पे इसी वजह से आई हूँ ताकि मैं अपनी माँ को बचा पाऊँ, मैं एक विच बन जाऊँ। तभी एगॉट कोको को बोलती है कि देखो ये है हमारी जिंदगी, मेरी हाथ की उंगलियां काली पड़ चुकी है ड्राइंग्स बनाते बनाते एंड अब उसी के बाद एक अप्रेंटिस कहलाते हैं। और तुम एक ऑर्डिनरी गर्ल, तुम्हें इसके बारे में क्या पता? और कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक आउटसाइडर आए और एक विच बन जाए। और कोको बोलती है कि मैंने भी स्पेल्स को ड्रॉ करा है, मेरे को उनके बारे में नहीं पता था लेकिन मैंने फिर भी उन्हें करा। एगॉट बोलती है कि ठीक है तो प्रूफ करो, तुम्हारे टेस्ट की शुरुआत कल होगी। और तभी टैटी एंड रिचे इन दोनों को डिनर के लिए बुलाने आ जाती है। एंड टैटी कीफ्री से पूछती है कि कोको की वेलकम पार्टी कहाँ है? कीफ्री बोलता है कि हम थोड़ा लेट हो गए लेकिन मैं अगली बार जरूर करूंगा। एंड कीफ्री एगॉट के बारे में पूछता है। टैटिया बोलती है वो हमेशा की तरह अपना खाना अपने रूम में खा रही है। देन जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं कोको को खाना बहुत टेस्टी लगता है और वो उस खाने की तारीफ करती है। और टैटिया बोलती है ये सारा खाना हम लोग खुद से बनाते हैं। और कोको जब रात के सोने जाती है वो अपनी माँ को याद करके दोबारा रोने लगती है। और अगली सुबह कोको सोच रही होती है कि मैं उन टेस्ट को पास करने के लिए ऐसा क्या करूँ, मैं कहाँ से पढ़ूं। तभी पीछे से कीफ्री आ जाता है और वो कोको से पूछता है कि तुम क्या बोले जा रही हो। एंड कोको ऑकवर्ड हो जाती है। और तभी कीफ्री बोलता है ऐसी बहुत सी चीजें जो तुम्हें बुक्स नहीं बता सकती, वो तुम्हें तभी समझ आएगी जब तुम खुद प्रैक्टिस करोगी। और तभी कीफ्री उसे कुछ सामान ऑफर करता है। कोको पूछती है ये सब क्या है? कीफ्री बोलते ये सारे वही कंपोनेंट्स हैं जिन्हें तुम स्पेल कास्ट करने के लिए यूज करोगी। और कोको उन टूल्स को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है। एंड जब वो प्लेट में से पेन उठाती है कोको को उसका पास्ट हिट करता है, कैसे उसने स्पेल को कास्ट करा एंड उसकी मॉम मर गई। लेकिन तभी वो बोलती है कि मॉम मैं आपको बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। एंड वो कीफ्री को बोलती है कि मैं रेडी हूँ सीखने के लिए। कीफ्री बोलता है ठीक है फिर चलो। और तभी कोको बहुत सारी बुक्स पढ़ के थक जाती है। कीफ्री बोलता है कि तुम चाहो तो हम ब्रेक ले सकते हैं। कोको बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। कीफ्री उससे क्वेश्चन करता है कि ठीक है तो तुमने अभी तक जो भी याद करा है वो मेरे को तुम समझाओ। कोको बताती है कि एक स्पेल 3 एलिमेंट से बनता है। सिजिल पेज के सेंटर में होता है एंड वो बहुत सारी लाइन से सराउंडेड होता है। और जो आउटर सर्कल होता है उसे रिंग बोलते हैं। और यहाँ पे 4 तरीके के सिजिल होते हैं, पानी, आग, हवा और लाइट। और सिजिल ही बताता है कि किस टाइप का मैजिक तुम यूज करने वाले हो। एंड आगे वो और भी चीजें एक्सप्लेन करती है लेकिन तभी वो थकने लग जाती है। वो बोलती है मेरे को इतनी सारी चीजें याद नहीं रह पाएंगी। लेकिन कीफ्री उसे मोटिवेट करते हुए बोलता है कि तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हो, बहुत बढ़िया। और तभी कोको एक ड्राइंग बनाने को ट्राई करती है और कीफ्री उसे मोटिवेट करता है मेरे को तुम्हारे से यही उम्मीद है, तुम कर सकती हो। लेकिन कोको वहाँ पे ड्राइंग बनाने में बहुत शर्मा रही होती है क्योंकि उसकी ड्राइंग बहुत बुरी होती है। एंड जैसी वो ड्राइंग कंप्लीट कर लेती है वो कागज को मोड़ देती है। एंड कीफ्री बोलता है अरे ये तुमने क्या कर दिया, मेरे को दिखाओ तो। एंड जैसे कीफ्री उसके हाथ से वो पेज छीन लेता है कोको उससे बोलती है नहीं नहीं वापस करो, वो देखने लायक बिल्कुल नहीं है, मैंने बहुत बेकार ड्राइंग बनाई है। कीफ्री बोलता है हमें ये देखना चाहिए कि तुमने क्या गलतियां करी हैं। एंड जैसे कीफ्री वो पेज खोलता है कीफ्री कोको को उसकी गलतियां बताता है। एंड वो कहता है तुम्हें सर्कल कंप्लीट करना चाहिए, तब तक ये स्पेल कास्ट नहीं हो सकता। एंड जैसे कोको उन लाइंस को कनेक्ट कर देती है उसका स्पेल कास्ट हो जाता है एंड सारा का सारा पानी एगॉट पे चला जाता है। और कोको ये देख के घबरा जाती है। वो उसे सॉरी बोलती है कि मेरे को माफ करना, मेरे को पता नहीं था, मैं अभी नई हूँ इस चीज में, ये एक एक्सीडेंट था। एंड वो देखती है कि एगॉट भी एक ड्राइंग बना रही होती है लेकिन उसकी सारी ड्राइंग गीली हो जाती है और वो उसे सॉरी बोलती है कि मैं सुखा दूंगी। तभी एगॉट बोलती है कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारी इस चीज से गुस्सा बिल्कुल नहीं हुई। एंड एगॉट तभी कीफ्री से जाके बोलती है कि इसने जो ड्राइंग बनाई है मैं उसे देख सकती हूँ क्या? और वो प्रॉब्लम को ढूंढ लेती है। वो बताती है कि तुमने ये वाली लाइन ज्यादा लंबी खींची है, इस वजह से पानी का सारा प्रेशर उस साइड चला गया जहाँ पे वो लंबी लाइन है। एंड कोको इस गलती को समझती है एंड कीफ्री एगॉट की तारीफ करता है कि हमेशा की तरह तुम प्रॉब्लम ढूंढ लेती हो। और वो बोलता है इसका मतलब मैंने कोको को सही हाथों में सौंपा है, तुम इसे सब सिखा दोगी। एंड तभी कीफ्री अपनी हैट पहनता है और वो कहता है मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ तो तुम इसका ध्यान रखना एंड तुम कोको को सब समझा देना। एंड जैसी कोको कीफ्री को रोकने जाती है कीफ्री उसे बोलता है कि तुम अपनी गलतियों से सीखोगी तो तुम घबराओ मत। एंड कीफ्री वहाँ से चला जाता है। एंड जैसी कोको वापस अपने रूम में जाती है वो वापस एगॉट से माफी मांगती है। एगॉट बोलती है कि मैंने कहा ना, मैं उस बात से बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, तुम अभी न्यू हो और जैसा कि मैंने तुम्हें कल कहा था कि तुम अपने आप को प्रूव करके दिखाओ तो
तुम्हारे साथ अब सख्ती रखनी होगी एंड तुम्हारा टेस्ट आज से स्टार्ट हो जाता है। और यही पे एपिसोड 2 खत्म होता है एंड एपिसोड 3 में देखेंगे एगॉट कोको से चिढ़ती थी या वो उसे एक्चुअल में सिखाना चाहती थी, और कोको विच बनने के बाद अपनी माँ को बचा पाती है या नहीं। विच है डेडलियर एपिसोड 3 की शुरुआत होती है, जहाँ पे कीफ्री ग्रेट हॉल में जाता है और वो नीचे बहुत सारी सीढ़ियां देख के अपने मैजिक को यूज करके नीचे उतरता है। तभी उसके पीछे से अलायरा आ जाती है और वो कीफ्री को गिरा के बोलती है कि सीढ़ियों बनवाने का यहाँ पे मतलब ही क्या है जब तुम लोग अपने मैजिक को यूज करके नीचे तक आओ, और काफी टाइम हो गया, तुम इतने नीचे तक कभी आए नहीं हो। तभी कीफ्री अलायरा को देख के उसे ग्रीट करता है और वो कहती है मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी, तुम एक नई मुसीबत में फंस चुके हो, और ये दोनों साथ चलते हैं। तभी अलायरा कीफ्री को बोलती है कि मैंने तुम्हारी नई अप्रेंटिस के बारे में सुना, तुम यहाँ पे यही ढूंढने आए हो ना कि उसका ब्रिम्ड कैप्स के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं। ब्रिम्ड कैप्स मतलब इलीगल सॉर्सरर्स या फिर बैड विचेस जो रूल्स को ब्रेक करते हैं। जो विचेस एज अ ऑर्डिनरी पर्सन का रूप लेके उन्हें बुक और पेन देते हैं, जैसे कि कोको के साथ हुआ। एंड अलायरा आगे और बताती है कि 4 साल हो गए आज तक किसी ने फॉरबिडन मैजिक का यूज नहीं करा इतने टाइम से, लेकिन कोको ने अचानक करा, तो तुम्हारा शक सही जा रहा है। कीफ्री बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, और हाँ अभी तक वो मेरी अप्रेंटिस नहीं है, उसने टेस्ट अभी तक पास नहीं करे। अलायरा बोलती है तो तुम किस चीज का वेट कर रहे हो। कीफ्री बोलता है वो अभी एकदम न्यू स्टूडेंट है, इतनी जल्दी उससे टेस्ट दिलवाना ठीक नहीं होगा। अलायरा बोलती है ओ हाँ उसका टेस्ट तो डाडास रेंज में होगा ना। कीफ्री बोलता है और इस वक्त डाडास रेंज के माउंटेन सबसे पीक पे होते हैं, सो इस वक्त कोको का टेस्ट लेना बहुत ही डेंजरस होगा, इस टेस्ट के दौरान वो मर भी सकती है। तभी सीन शिफ्ट होता है कोको की साइड, जहाँ पे एगॉट विंडो वे को यूज करके एक रास्ता खोल रही होती है, लेकिन कोको उसे मना करती है कि तुम इसे अभी यूज क्यों कर रही हो, अभी तो कीफ्री भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन एगॉट बोलती है कि उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो यहाँ पे हो या ना हो, तुम्हें ये टेस्ट तो अकेले ही देना पड़ेगा ना। कोको बोलती है कि लेकिन यार अभी तो मैं एकदम नई हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता। एगॉट बोलती है कि मैंने ये टेस्ट तब दिया था जब मैं सिर्फ 10 साल की थी, और यहाँ पे मास्टर कीफ्री के अप्रेंटिस बनने के लिए हर किसी को ये टेस्ट पास करना ही होता है, चाहे वो कोई भी हो। और वो यहाँ पे टेस्ट के बारे में बताती है कि पहले टेस्ट का नाम है कॉन्सेंट ऑफ द क्राउन। इस टेस्ट में सिर्फ तुम्हें 3 गैजेट्स को ले जाना अलाउड है, और साथ में कुछ रॉ मटेरियल्स जिनसे तुम अपना स्पेल क्रिएट करोगी। और इस दौरान तुम्हें डाडास रेंज में सबसे पीक पे जाना होगा, जहाँ पे तुम्हें डायडम हर्ब मिलेगा। डायडम हर्ब एक तरह का फ्लावर है जो कोको को लेके वापस आना है। एगॉट यहाँ पे कोको को एक गाइडेंस ऑफ देती है जो उसे बताएगा कि उसे कहाँ पे जाना है, बेसिकली एक तरीके का कंपस। और दूसरी चीज वो उसे देती है वेपर बबल, जिससे कि वो पानी पी पाएगी। एंड एगॉट कहती है कि ठीक है अब तुम जाओ, लेकिन कोको उससे पूछती है मेरे को एक तुमसे लास्ट चीज पूछनी है, मेरे को शूज मिल सकते हैं क्या। एगॉट पूछती है किस टाइप के। कोको बोलती है कि जैसे मास्टर कीफ्री तुम्हारे पास है जो शूज ग्लो करते हैं और वो तुम्हें हवा में उड़ने में मदद करते हैं, अगर वो मेरे को मिल जाते तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती। तभी कोको अचानक से बोलती है ओ सॉरी मैं भी क्या पूछती रहती हूँ। लेकिन तभी एगॉट अपने शूज उतार के कोको को दे देती है, और उसे देते ही वो बोलती है कि तुम्हारा अब हो गया तो जाओ, और वो उसे विंडो वे की दूसरी साइड धकेल देती है। जैसे कोको गिर जाती है एगॉट बताती है कि मैं एक बात बताना तो तुम्हें भूल ही गई, ये टेस्ट तुम एक ही बार दे सकती हो, और अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो जाती हो तो तुम मास्टर कीफ्री की अप्रेंटिस कभी नहीं बन पाओगी, और तुम्हें अटेलियर छोड़ के भी जाना पड़ेगा। और तभी एगॉट विंडो वे को बंद करके चली जाती है। लेकिन कोको बहुत ही कमजोर दिल की लड़की होती है, वो जंगल में जरा से शोर से भी डर जाती है। तभी वो अपना गाइडेंस ऑफ निकाल के बोलती है अच्छा तो ये है, पर मैं इसे यूज कैसे करूं। लेकिन जैसे वो नोटिस करती गाइडेंस ऑफ के अंदर एक पॉइंटर मूव करने लगता है, और वो कहती है अच्छा तो ये बताता है मेरे को किस साइड जाना है। तभी वो उसको फॉलो करके जाने लगती है, और वो अपने आप को मोटिवेट करती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। एंड डेस्टिनेशन की तरफ जाते जाते कोको के रास्ते में कई ऑब्स्टेकल्स आते हैं, लेकिन वो गिरती पड़ती रहती है, बट फिर भी वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ती रहती है। एंड अपने आप से बोलती रहती है कि अगर एगॉट ये 10 साल में कर सकती थी तो मैं भी ये कर सकती हूँ। और जैसे कोको जंगल के एरिया से बाहर निकलती है, वो देखती है उसकी नजरों के आगे काफी माउंटेन्स के टुकड़े हवा में उड़ रहे होते हैं, और वो इस चीज को देख के हैरान हो जाती है। तो इसका मतलब है डाडास रेंज, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था ये हवा में उड़ रहे होंगे, मेरे को तो लगा ये सिर्फ एक माउंटेन होगा। लेकिन तभी वो एक बर्ड को उड़ते हुए देखती है, और उसे याद आता है कि मैंने एगॉट से शूज लिए थे जो कि मेरे को उड़ने में मदद करेंगे। तभी वो खड़ी होती है और बोलती फ्लाई, लेकिन वो उड़ नहीं पाती, और वो वापस उदास होकर बैठ जाती है। एंड जब वो शूज के नीचे देखती है वो नोटिस करती है स्पेल्स को दोनों शूज के बीच में बांट रखा है, यानी आधा स्पेल राइट पे एंड आधा स्पेल लेफ्ट पे। तभी वो खड़ी होती है और एक बार फिर से ट्राई करती है कि अगर मैं इन दोनों शूज को एक साथ मिला दूं तो स्पेल भी मिल जाएगा और उसका असर होगा। देन तभी कोको हवा में उड़ने लग जाती है, और वो इस चीज को देख के बहुत खुश होती है। लेकिन एक्साइटमेंट के चक्कर में कोको का बैलेंस बिगड़ जाता है, और वो तभी झाड़ियों पे गिर जाती है, और वो याद करती है कि मास्टर कीफ्री सही कहते हैं, मैं अभी सिर्फ एक बच्ची हूँ। तभी वो उस बर्ड को दोबारा देखती है और रियलाइज करती है कि मैं उड़ सकती हूँ। तभी वो खुद को एक और ट्राई देती है, लेकिन तभी वो दोबारा से गिर जाती है, एंड उसे मास्टर कीफ्री की आवाज सुनाई देती है कि तुम ये कर सकती हो, थोड़ी देर में तुम अपने आप ही सीख जाओगी। एंड तभी कोको पेशेंस रख के दोबारा से एक और ट्राई देती है, और वो धीरे धीरे उड़ रही होती है। देन सीन शिफ्ट होता है ग्रेट हॉल में, जहाँ पे कीफ्री अपनी एक एप्लीकेशन देता है, लेकिन पीछे से लायरा बोल रही होती है कि अगर तुम ग्रेट हॉल में शिफ्ट हो जाओ तो तुम्हें बार बार छोटी मोटी चीजों के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, एंड इवन तुम अपने अप्रेंटिस को भी अपने साथ लेके आ सकते हो। एंड एट द एंड ग्रेट हॉल एक विचेस का सेफ बेस है, एंड यहाँ पे उनके सारे काम की चीजें मिल जाएंगी। कीफ्री बोलता है जब भी तो मैं अपना यहाँ पे काम निकलवाने आया हूँ। तभी अलायरा बोलती है ग्रेट हॉल के प्रति तुम्हारी नफरत कभी बदलेगी नहीं, लेकिन तुम अपनी स्टूडेंट्स पे नजर रखना, क्योंकि इस एज में अगर उनके आसपास कोई देख रेख करने वाला नहीं होता वो गलत रास्तों पे चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है कोको की साइड पे, जहाँ पे कोको प्रैक्टिस करने के बाद काफी ऊपर तक उड़ जाती है, और वो सोचती है कि अब मेरा बैलेंस पहले से बढ़िया है तो अब मेरे को और ऊपर जाना चाहिए। जैसे ही वो और ऊपर जाती है एंड वो एक माउंटेन पे लैंड करती है, लेकिन उसका पैर वहां से फिसल जाता है और वो तभी नीचे गिरने लग जाती है। तभी वो माउंटेन
माउंटेन्स की रूट्स को पकड़ लेती है और नीचे गिरने से बच जाती है। और तभी उसे क्रीचर दिखता है और जैसे ही वो क्रीचर कोको के ऊपर गिरता है, ये दोनों एक दूसरे को देख के डर जाते हैं एंड कोको वहां से नीचे गिरने लग जाती है। लेकिन पानी में गिरने से पहले वो दोबारा से अपने स्पेल को कास्ट कर लेती है, बट फिर भी उसका बैलेंस नहीं बन पाता एंड वो पानी में गिर जाती है। जैसे वो तालाब से बाहर आती है, वो देखती है उसके सारे जूते भीग चुके होते हैं और जूतों में मिट्टी घुस चुकी होती है। लेकिन जैसे वो जूतों को सुखाने की कोशिश करती है, वो उन्हें अपने कपड़े से पोंछती है और तभी वो रियलाइज करती है कि मैंने तो इनकी इंक पोंछ दी है, तो अब मैं स्पेल्स को कास्ट नहीं कर पाऊंगी और ना उड़ पाऊंगी। और वो इस चीज से बहुत परेशान होती है। लेकिन तभी वो सोल्यूशन निकालती है कि मैं स्पेल्स को दोबारा से जूतों पे ड्रॉ कर लेती हूँ। लेकिन जैसे वो अपना बैग निकालती है, वो देखती है उसका बैग पूरा भीग चुका होता है और सारी इंक फैल चुकी होती है। वो उस चीज से इतनी परेशान हो जाती है कि वो अकेले बैठ जाती है और अपने आप से बोलती है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, कि यहीं पे मेरे को हार मान लेनी चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है अटेलियर में, जहाँ पे टेटिया एगॉट से पूछती है कि तुमने कोको देखा, लेकिन एगॉट वहाँ पे मना कर देती है कि मैंने नहीं देखा और वो उसे बताती है कि वो डाडास रेंज में टेस्ट देने के लिए गई है। टेटिया उसकी ये बात सुन के शॉक हो जाती है और वो एगॉट को बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, उसे तुमने क्यों नहीं रोका, वो अटेलियर में अभी अभी आई है। लेकिन एगॉट बोलती है कि सब लोगों को यहाँ आने से पहले वो टेस्ट देना पड़ता है और अगर कोको वो टेस्ट पास नहीं कर पाती तो उसे अप्रेंटिस बनने का कोई हक नहीं एंड उसे अटेलियर छोड़ के भी जाना पड़ेगा। मुझे उन लोगों से नफरत है जो मेरी तरह नहीं है, मेरे को ऐसे लोगों के आसपास रहने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, स्पेशली आउटसाइडर्स। एंड एगॉट कॉन्फिडेंस में बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, वो फेल होके अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। और दूसरी साइड कोको बोट का यूज कर रही होती है। लेकिन इधर एगॉट अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बताती है साल के इस दौरान डाडास रेंज के माउंटेन सबसे पीक पे होते हैं एंड वो इवन मेरे सिल्फ शूज से भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी एंड इवन उसे वहां के रूल्स भी नहीं पता और वो कितनी डेंजरस जगह है वो भी उसको नहीं पता। और तभी टेटिया रिची के साथ डिनर टेबल पे होती है। रिची उससे पूछती है कि तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या? टेटिया बोलती है मेरे को भूख लग तो रही है लेकिन मेरा मूड अजीब सा हो रहा है। तभी रिची बोलती है मैं थोड़ा खाना और ले गई। तभी टेटिया इरिटेट होकर बोलती है कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ क्या जो उसकी टेंशन ले रही हूँ। रिची बोलती है लेकिन हम और कर भी कह सकते हैं, हम सिर्फ मास्टर कीफ्री का वेट कर सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है कोको पे, जहाँ पे कोको अपनी बोट के थ्रू माउंटेन्स के रूट्स पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस चीज में असफल रहती है। तभी वो हार मान के बैठ जाती है और कहती है अब तो स्पेल्स को मैं अपने शूज पे भी नहीं बना सकती क्योंकि मेरे शूज अभी भी गीले हैं और अगर मैं बनाऊंगी तो खुद ब खुद मिट जाएंगे और उनका असर नहीं होगा। ऐसे टाइम में मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को कौन सा स्पेल यूज करना चाहिए? और तभी कोको सोचती है अगर मैं अपने जूते पे ना बना के डायरेक्ट अपने पैरों पे बना लूं तो। लेकिन जैसे वो अपने शूज उतारती है उसे बात याद आती है कि किसी भी स्पेल को डायरेक्ट बॉडी पे यूज करना फॉरबिडन है, यानी कि रूल्स के खिलाफ है। और तभी वो परेशान हो जाती है और यही सोचती है ऐसे टाइम में मैं कौन सा मैजिक यूज करूं। तभी वो बोट में उदास होकर लेट जाती है और उसे यही बात याद आती है कि गॉड सही थी, मैं ये नहीं कर सकती। और तभी कोको ओवर थिंकिंग कर रही होती है एंड वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उन लोगों से अपने आप को अलग मान रही होती है और वो यही सोच रही होती है कि स्पेल्स हर कोई ड्रॉ तो कर सकता है लेकिन हर कोई उसे यूज करने में अच्छा नहीं होता और मेरे हिसाब से वही बच्चे विचेस बनते हैं जो स्पेशल होते हैं एंड मैं इनसे इसलिए अलग हूँ क्योंकि बचपन से स्पेल्स को ड्रॉ करते आए हैं। और यही सब सोचते सोचते उसे याद आता है कि उसकी माँ भी एक दर्जी है एंड कोको की माँ उसे बचपन से ट्रेन करती हुई आई है, जिसकी वजह से कोको इस काम में इतनी परफेक्ट हो गई थी। इवन जब कीफ्री उसकी वर्कशॉप पे आया था, कीफ्री ने भी उसकी तारीफ करी थी और उसने यही चीज बोली थी कि इस गाँव में इतने स्किल्ड पर्सन है मेरे को नहीं पता था और इसे ही असली मैजिक कहते हैं। और तभी वो अपने आप से कहती है कि यही मेरा असली मैजिक है। तभी कोको वापस जमीन पे जाके कुछ पत्थर को लेके आती है और उन्हीं पत्थरों पे वो थोड़ी सी इंक लगा के एक बड़े कपड़े पे स्पेल ड्रॉ करती है। स्पेल को ड्रॉ करते वक्त उसको उसकी माँ की याद आती है जिन्होंने उसे बचपन से ट्रेन करा और वो यही कहती है कि ड्रॉ करना तो ऐसा काम है जो मैंने बचपन से सीखा हुआ है और जब भी मैं हाथ में चौक पकड़ती हूँ मेरी उंगलियां खुद ब खुद काम करने लग जाती हैं। और तभी उसका स्पेल रेडी हो जाता है एंड तभी उस बड़े कपड़े को अपनी बोट पे फिट कर देती है और वो अपने स्पेल को देख के यही दोहरा रही होती है कि सिजल को एकदम बीच में होना चाहिए ताकि स्पेल सही से कास्ट हो सके। और उसे एगॉट की बात याद आती है कि अगर साइंस सही से बैलेंस ना हो तो ये अपनी पूरी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में लगा देते हैं। तो अब मैं यही देखना चाहती हूँ कि मेरा स्पेल ठीक से काम करता है या नहीं। और तभी ब्रश बडी कोको के कंधे पे चढ़ जाता है। कोको उससे पूछती है कि तुम भी मेरे साथ चलना चाहते हो? ब्रश बडी बोलता है हाँ। और तभी कोको बड़ा सर्कल पूरा कर देती है और तभी स्पेल कास्ट हो जाता है। लेकिन वो उसको देख के घबरा जाती है और वो यही सोच रही होती है कि मैंने क्या गलत डायरेक्शन में बना दिया इसे, मैंने ठीक बनाया भी है या नहीं। और तभी बोट अपने आप ही आगे बढ़ने लग जाती है और काफी दूर जाती बोट खुद ब खुद पलट जाती है और बड़े कपड़े से बोट अलग होकर टूट जाती है एंड कोको हवा में उड़ने लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जैसे कोको का बैलेंस बन जाता है वो रियलाइज करती है वो उड़ रही है एंड वो अपने स्पेल की मदद से उड़ रही है जो उसने खुद बनाया है। और जब वो जमीन पे नीचे देखती है उसको अपना घर दिख रहा होता है एंड उसे अपनी माँ की याद आ रही होती है। वो सोचती है मेरे को नहीं पता था कि मेरी मॉम ने जो भी मेरे को सिखाया वो मेरे को मैजिक को सीखने में हेल्प करेगा। तभी वो गाइडेंस ऑफ के दिखाए हुए डेस्टिनेशन पे जाती है जहाँ पे डायडम हर्ब है और जैसे वो ऊपर जाती है उसे वो दिख जाते हैं और वो उन्हें लेने की कोशिश करती है लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाती है। वो काफी बार वापस उड़ते हुए आती है एंड उन्हें बार बार लेने की कोशिश करती है लेकिन हर बार वो चूक जाती है। लेकिन काफी बार ट्राई करने के बाद उसे अपनी माँ की याद आने लगती है और वो कहती है माँ रुको, मैं आ रही हूँ, मैंने जो भी ये सब करा है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और तभी वो बड़े कपड़े से उल्टे होकर लटक जाती है और तभी वो उस माउंटेन से डायडम हब को तोड़ लेती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है अटेलियर में जहाँ पे कीफ्री कोको के लिए परेशान हो जाता है और वो टेटिया से पूछता है कि तुम्हारा मतलब ये कि कोको अपना टेस्ट देने के लिए डाडास रेंज में गई है। टेटिया बहुत डरी हुई होती है और वो कीफ्री को हाँ बोलती है। तभी कीफ्री बोलता है कि मेरे को उसे बचाने जाना पड़ेगा, डाडास रेंज बहुत ही डेंजरस जगह है। लेकिन टेटिया बोलती है कि अगर उसे बीच में किसी ने इंटरप्ट करा तो उसका टेस्ट फेल हो जाएगा। कीफ्री बोलता है उसके लिए ये टेस्ट अभी देना बिल्कुल ठीक नहीं है, उसकी लाइफ हम लोगों से काफी अलग है, जैसे हम लोग बचपन से मैजिक सीख
देखते हैं उसकी लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं थी। अगर उसे कुछ भी होता है तो काफी दिक्कत हो जाएगी। और जैसे कीफरी विंडो वे को खोलता है, वो देखता है उसके सामने कोको खड़ी होती है एंड उसके हाथ में डायडम हर्ब भी होता है। तभी टेटिया कोको की तरफ भागते हुए जाती है और उसे हक करके बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी, शुक्र है तुम सेफ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। तभी कोको एगॉट की तरफ जाती है और उसे डायडम हर्ब दिखाती है कि मैं कॉन्सेंट ऑफ द क्राउन ले आई। लेकिन एगॉट की नजरों में काफी रिग्रेट होता है एंड कोको उसे बोलती है कि यही तो प्रूफ था जो तुम्हें चाहिए था, है ना। और एगॉट वहां से बिना कुछ बोले चली जाती है। और कीफरी कोको बोलता है कि स्पेल्स को कास्ट करना बिना नॉलेज और बिना प्रिपरेशन के बहुत ही डेंजरस चीज है और मैं आशा करता हूँ तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी। तुम उस जगह पे आसानी से मर सकती थी एंड आगे से ये चीज कभी मत करना। तभी कोको मास्टर कीफरी को सॉरी बोलती है एंड कीफरी बोलता है कि तुम्हें कोई भी चीज प्रूव करने के लिए अपने आप को डेंजर में नहीं डालना चाहिए क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरी अप्रेंटिस हो। और ये बात सुनते टेटिया बहुत खुश हो जाती है एंड कीफरी उसे कुछ कपड़े देता है एंड जैसे कोको वो कपड़े खोल के देखती है, कीफरी बोलता है कि यही प्रूफ है कि तुम एक विच हो। तभी कोको इन कपड़ों को पहन लेती है और वो बताता है कि ये ड्रेस विचेस के लिए एक प्राइड होता है एंड ये चीज दर्शाता है कि वो कभी भी मैजिक का गलत इस्तेमाल न करें और तुम इन सब चीजों का ध्यान रखना। और कोको ये सब चीजें सुन के बहुत ही खुश होती है और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एंड एपिसोड 4 में देखेंगे कि एगॉट कोको की दुश्मन बनती है दोस्त। विच एट एटेलियर एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहाँ पे कीफरी कोको को मैजिक के बारे में समझा रहा होता है कि दुनिया में मैजिक तो बहुत प्रकार के लेकिन इंपॉर्टेंट सिर्फ 4 होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सिजिल ऑफ वाटर। और जिस मैजिक से हम मिट्टी को पत्थर में बदल दें या फिर पत्थर को मिट्टी में बदल दें उसे कहते हैं सिजिल ऑफ अर्थ। और जिस मैजिक के थ्रू हम उड़ पाए या फिर हम एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर पाए उसे कहते हैं सिजिल ऑफ लेविटेशन। एंड लास्ट आता है सिजिल ऑफ फ्लेम। एंड इन चारों सिजिल्स को कहते हैं प्राइमरी टेट्राड। देन कीफरी कोको को बोलता है कि अब तुम ट्राई करो और दूसरी साइड टेटी अपने कामों में उलझी होती है। देन जैसे वो अपने काम में ध्यान लगा रही होती है तभी कोको पेज पे अपनी ड्राइंग पूरी कर लेती है और उसकी मदद से वहाँ पे आग लग जाती है और कोको उस आग को देख के होपलेस हो जाती है। टेटिया उस वेपर बबल की वजह से वो आग बुझा देती है और इधर कोको टेटिया को थैंक यू बोलती है, लेकिन टेटिया उसे थैंक यू के बदले दोबारा थैंक यू बोलती है और वो कोको से पूछती है कि तुम करना क्या चाह रही थी। कोको बोलती है मैं मैजिक की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी कीफरी कोको के लिए टॉवल लेके आता है और वो उसे समझाता है कि जब भी तुम सिजिल ऑफ फायर का यूज करो तो तुम थोड़े चौकन्ने रहना क्योंकि इसका यूज करना बहुत डेंजरस हो सकता है अगर तुम्हारा इस पे कंट्रोल नहीं है तो। देन टेटिया अपने सिल्फ शूज का यूज करके उड़ने लग जाती है और वो कोको को बोलती है कि जब तुम डाडास रेंज में गई थी तो तुमने तो वहाँ पे बहुत सारे मैजिक्स का यूज करा होगा तो तुम्हें प्रैक्टिस की क्या जरूरत है और वहाँ पे तुमने सिजिल ऑफ लेविटेशन भी तो यूज करा होगा जिसकी मदद से तुम उड़ रही होगी। तभी कोको बताती है कि मेरे को जो एगॉट ने सिर्फ शूज दिए थे वो मैंने खराब कर दिए और मैं ऐसी सिचुएशन में उसे शूज वापस भी नहीं दे सकती, बट मैंने उसके पूरे शूज साफ कर दिए। लेकिन एक चीज रह गई, उसके नीचे कास्टिंग स्पेल्स बनाना। मैं हर बार ट्राई करती हूँ लेकिन वो हमेशा बिगड़ जाता है। तभी कीफरी बोलता है मे बी ये पेन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि हर एक अलग इंसान के लिए अलग वेट्स एंड अलग ग्रिप्स होती हैं जिसकी मदद से वो बहुत अच्छी ड्राइंग्स करता है एंड ये मेरा बहुत पुराना पेन है जो तुम इस वक्त यूज कर रही हो तो शायद हमें तुम्हें एक पेन दिलाने चलना पड़ेगा। एंड कीफरी की ये बात सुनते टेटिया बहुत एक्साइटेड हो जाती है एंड वो कोको के पास आके बोलती है कि हम अब मैजिक स्टेशनरीज पे चलेंगे, लेकिन कोको उसका मतलब समझ नहीं पाती। तभी कीफरी एक्सप्लेन करता है मैजिक स्टेशनर्स वो होते हैं जो अपने पास सारा मैजिक का सामान रखते हैं जैसे कि पेन्स, इंक्स एंड दूसरी चीजें। कोको पूछती है कि इसका मतलब वो ड्राइंग का सामान देते हैं। कीफरी बोलता है लेकिन उन चीजों में मैजिक होता है और ये बात सुनते ही कोको बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तभी ये सब लोग निकल पड़ते कोको को सामान दिलाने और कीफरी अपने स्टूडेंट्स को ऊपर से बताता है कि उस जगह का नाम है कालन, ये हमारे एटेलियर से सबसे नजदीक जादूगरों का शहर है। और तभी ये लोग उस टाउन की तरफ चल पड़ते हैं और वहाँ पे लैंड करते कोको वहाँ पे दूसरे विचेस को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है एंड कीफरी कोको को इस सिटी के बारे में बता रहा होता है कि इस सिटी को मोलवम से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ के जादूगरों ने कुछ एरिया को एक आइलैंड बना दिया ताकि वो एक वॉच टावर को सपोर्ट कर पाए और तब से सारे विचेस यहीं पे आते हैं। तभी टेटिया कीफरी को बोलती है कि मास्टर कीफरी कोको तो आपकी बातें सुन ही नहीं रही क्योंकि कोको अपने ख्यालों में खोई होती है। तभी एगॉट बोलती है मेरे को इस टाउन से और भी सामान लेना तो मैं अकेले ही जा रही हूँ और वो वहाँ से चली जाती है और उसी वक्त कोको के फेस पे एक ऑकवर्ड स्माइल होती है। तभी कीफरी उससे पूछता है कि तुम्हारे एगॉट के बीच में सब सही चल रहा है ना, लेकिन कोको बोलती है कि कुछ खास नहीं लेकिन हम एक दिन अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और तभी ये सब मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं लेकिन एक पॉइंट पे आके कोको रुक जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उस गली में से कोई देख रहा है, लेकिन टेटी उसे आवाज देके बोलती है कोको हमसे अलग मत हो नहीं तो तुम खो जाओगी। तभी ये लोग उसी शॉप में पहुंच जाते हैं जहाँ से ये लोग सामान खरीदेंगे, स्टारीवुड। एंड जैसे ही कोको उस दुकान के अंदर एंटर करती है वो दुकान के बीच में बढ़ते पेड़ को देख के शॉक हो जाती है। तभी शॉप ओनर आ जाते हैं कि मैंने कभी कोई ऐसी अप्रेंटिस नहीं देखी जो सिल्वरवुड ट्री को देख के इतना हैरान हो जाए। तभी कीफरी शॉप ओनर से बोलता है कि ये मेरी न्यू अप्रेंटिस है कोको, और शॉप ओनर उसका नाम सुनते ही शॉक हो जाते हैं कि अच्छा कोको ये तो बहुत फेमस है, तुम्हारे तो बहुत किस्से सुने मैंने, मेरे को माफ करना मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तभी पीछे से टेटी आती है और वो कोको को बताती है कि ये है मिस्टर नोलनोआ जो स्टारीवुड के ऑनर है। तभी नोलनोआ बोलते हैं कि यहाँ पे हर एक चीज मैंने और मेरे पोते ने मिलकर बनाई है एंड इवन मैं कॉन्जरिंग इंक को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। लेकिन कोको उनकी बातें समझ नहीं पाती। नोलनोआ बोलते कि मेरे पीछे हो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तभी कोको नोलनोआ के पीछे जाती है लेकिन सीढ़े चढ़ते वो उनके पोते को भी देखती है जिसका नाम होता है टाटा। और जब ये सब लोग नोलनोआ के पास पहुंच जाते हैं तब नोलनोआ ने कॉन्जरिंग इंक का एक्सट्रैक्शन दिखाता है और वो बनाते हुए यही समझा रहे होते हैं कि ये इस स्टेट में बहुत टॉक्सिक है ह्यूमंस के लिए भी और इसी ट्री के लिए भी, और जब ये ट्री सिल्वर व्हाइट कलर में बदल जाए यानी कि ये बहुत हेल्दी है। और तभी वो कॉन्जरिंग इंक को बना लेते हैं और बताते हैं कि सबके मैजिक
करने का सोर्स यही है। तभी कीफ्री बताता है कि जो नॉर्मल इंक होती है वो सूट से बनती है, यानी कि नॉर्मल वुड्स को जलाने के बाद, लेकिन कॉन्जरिंग इंक वो बहुत अलग होती है, वो सिल्वर वुड ट्रीज से बनती है, उनके क्रोर से, यानी कि पेड़ का खून। सो सिल्वर वुड ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विचेस के लिए। तभी नॉलनो बोलता है कि तुम सही कह रहे हो और यही एक ट्री है जिससे हम लोग अपनी इंक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तभी रिचर नॉलनो की तारीफ करती है, लेकिन टैटिया बोलती है कि इन सब के पीछे हमारे पुराने लेजेंड्स हैं, और नॉलनो इसके पीछे की स्टोरी बताते हैं कि एक बार की बात है, सिल्वर वुड ट्री एक विच के प्यार में पड़ गया और उसने अपना ब्लड उसे एज अ इंक ऑफर करी एंड अपनी ब्रांचेस को एज अ वॉन्ड। तभी कोको बोलती है वॉन्ड? नॉलनो बोलते हैं कि लेकिन तुम तो आज वॉन्ड लेने आई हो ना, तो तुम इसका मतलब पता होना चाहिए। तभी मिस्टर नॉलनो कोको को थोड़ी सी कॉन्जरिंग इंक एक बॉटल में डाल के देते हैं और उसे कहते हैं मुझे पता है तुम अपना वॉन्ड ढूंढ लोगी, तो इस इंक से ट्राई करो। लेकिन जैसी टैटिया और कोको सीढ़ी से नीचे आते हैं, टैटिया बोलती है मैं तो लाइटर वॉन्ड्स लूंगी, लेकिन जैसी कोको स्टेरी वुड्स की खिड़की से बाहर देखती है, उसे वही जादूगर दिखता है जिसने पहली बार कोको को मैजिक बुक और पेन दिया था। लेकिन जैसी कोको बोलती है रुको और वो उसका पीछा करने लगती है, वो जादूगर भाग जाता है और टैटिया भी कोको का पीछा करने लग जाती है। और दूसरी साइड एगॉट अपना सामान ले रही होती है, तभी वहाँ से कोको से टकरा के भागती है। तभी वहाँ पे रिची और टैटिया पहुँचते हैं और वो एगॉट को सिचुएशन समझाते हैं। टैटिया भी एगॉट का हाथ पकड़ के कोको का पीछा करने लग जाती है और कोको बिना अपने किसी दोस्त का वेट करते उस जादूगर का पीछा कर रही होती है। तभी कोको की सारी दोस्त उसके बहुत करीब पहुंच जाती हैं और इनका पीछा ब्रश बडी भी कर रहा होता है। लेकिन जैसे ब्रश बडी सामने देखता है, उसकी आंखों के आगे धुआं आ रहा होता है एंड कीफ्री की सारी स्टूडेंट्स उस धुएं के अंदर एंटर हो जाती हैं। और जब सारा धुआं हटता है तब ब्रश बडी देखता है वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। लेकिन थोड़ी आगे जाती एगॉट कोको का हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है तुम किसका पीछा कर रही हो, रुको। कोको से बताती है कि वो इंसान जिसने मेरे को मैजिक बुक और पेन दिया था। लेकिन जैसे कोको अपने सामने देखती है वहाँ पे कुछ नहीं होता। एगॉट बोलती है हमारा सिर्फ इसने टाइम वेस्ट करवाया। लेकिन टैटिया बोलती है कि एटलीस्ट हम लोग एक साथ हैं, हम में से कोई भी खोया नहीं। तभी रिची ये बात नोटिस करती है कि जिस जगह पे हम थे और यहाँ का सिनेरियो उस जगह से काफी अलग है और ब्रश बडी भी नहीं है। और एगॉट बोलती है कि तुमने सही कहा, ये जगह तो कालन से बिल्कुल अलग है। यहाँ की जमीन और दीवारें व्हाइट स्टोन से बने हैं जो कि हमने कभी कालन में देखी भी नहीं, और इसका मतलब हम लोग कालन में नहीं है। तभी टैटिया घबरा जाती है और वो बोलती है कि हमारे आगे तो कोई विंडो वे भी नहीं आई, ना हम लोगों ने टेलीपोर्ट करा, तो हम लोग इस जगह पे कहाँ से आ गए। तभी टैटिया हवा में उड़ के जाती है और वो कहती है मैं ऊपर से चेक करके आती हूँ। और एगॉट कोको को बोलती है कि टैटिया सही कह रही है, हम लोग शायद टेलीपोर्ट हो गए और हमें पता भी नहीं लगा। कोको बोलती है लेकिन ऐसे स्पेल्स का यूज करना तो अलाउड ही नहीं है, और इस मैजिक को तो वही कहते हैं ना। रिचे बोलती है फॉरबिडन मैजिक। तब इन लोगों को टैटिया की चीखने की आवाज आती है और टैटिया नीचे आके एगॉट और कोको को बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जगह तो कालन है ही नहीं, हमें यहाँ से भागना होगा। और वो उन लोगों से दूर चली जाती है। तभी ये तीनों भी टैटिया का पीछा करने लग जाती है एंड एगॉट उसे बोलती है टैटिया तुम अपने दिमाग को शांत करो, हमें बताओ तो सही क्या हुआ। लेकिन टैटिया कंटिन्यूअसली भाग रही होती है। तभी इन लोगों को बहुत तेज की किसी के कदमों की आवाज आ रही होती है और जैसे ये चारों इस चीज को रियलाइज करते हैं सामने इनके ड्रैगन होता है और ये सब उसी जादूगर का किया धरा है। और वो जादूगर यही बोलता है कि कोको तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। और दूसरी साइड कीफ्री नॉलनो से पूछता है कि आपने मेरी अप्रेंटिसेस को देखा। नॉलनो बोलते हैं कि वो चारों यहाँ पे बोर हो गई होंगी तो वो शायद बाहर घूमने चली गई। तभी कीफ्री बोलता है कोई जगह से बोर कैसे हो सकता है। और तभी कीफ्री को शक होने लग जाता है और वो बोलते कुछ तो गड़बड़ है, वो चारों एकदम अचानक से गायब कैसे हो सकती है। तभी कीफ्री के पास स्टार्टा आता है और वो बोलता है मैंने उन्हें देखा है, वो चारों एक अजीब से आदमी के पीछे भागी हैं। उस आदमी ने बहुत अजीब से कपड़े पहन रखे थे जिसके फेस पे एक आई बॉल का मास्क था। कीफ्री उसकी ये बात सुनते ही घबरा जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है इन चारों पे जहाँ पे ड्रैगन इन्हें देख रहा होता है। लेकिन एगॉट कोको को समझाती है कि उस ड्रैगन से आई कांटेक्ट को मेंटेन करो और धीरे धीरे पीछे होते जाओ, जैसे हम उससे थोड़ी दूर पहुंच जाएंगे मैं तुम सबको इशारा कर दूंगी, तभी वहाँ से तेज की भाग जाना। देन जैसे ये चारों ड्रैगन से थोड़ी दूर पहुंच जाती है, ये चारों अचानक उससे बच के भागने लग जाती है और ड्रैगन इनका पीछा कर रहा होता है। लेकिन जैसे ड्रैगन इनके थोड़ा सा क्लोज पहुंचता है, एगॉट ड्रैगन पे एक स्पेल कास्ट करती है सिजिल ऑफ फायर, और वो लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं। और भागते हुए कोको एगॉट की तारीफ कर रही होती है और वो पूछते है कि तुमने कैसे करा। एगॉट बोलती है कि मैंने तो जस्ट सिजिल ऑफ फायर को यूज करा और स्पाइरलिंग वाइन के साइन को यूज करा जिससे कि आग उसके मुंह पे चली गई। कोको उससे पूछती है कि तुमने ये सब इतनी जल्दी बना लिया। एगॉट बोलती है नहीं, और वो कोको को समझाती है कि हर विच पे एक पाम क्वायर होता है जिसपे वो सारे स्पेल्स एडवांस में ड्रॉ करके रखते हैं। जब भी हम लोग किसी मुसीबत में हो हमें जस्ट सर्कल कंप्लीट करना है एंड वो स्पेल कास्ट हो जाएगा। कोको ये बात सुन के एगॉट से बहुत इंप्रेस हो जाती है। लेकिन थोड़ी दूर भागती टैटिया उन्हें बताती है कि एगॉट ये तो डेड एंड है, इससे आगे रास्ता ही नहीं है। लेकिन जैसे एगॉट बोलती है कि हमें कोई और रास्ता चुनना चाहिए, तभी उन्हें ड्रैगन की आवाज आती है। टैटिया ड्रैगन को देखते घबरा जाती है और वो बोलती है कि ड्रैगन हमारा पीछा करते आ जाएगा और वो हमें खा जाएगा, हमें मार देगा। तभी एगॉट टैटिया को बोलती है कि भूलो मत, हम एक विच की अप्रेंटिसेस हैं, हमारा मैजिक हमें बचाएगा। तभी एगॉट दीवार को देख के बोलती है कि मैं यहाँ पे एक वॉल ब्रेकर स्पेल का यूज करती हूँ जिससे कि यहाँ से दीवार टूट जाएगी और हम आगे चले जाएंगे। और वो रिचे टैटिया को ऑर्डर देती है कि तुम दोनों मेरी मदद करो। लेकिन दूसरी साइड कोको खड़ी होकर सोच रही होती है मैंने टैटिया की आंखों में देखा है, वो कहना नहीं चाह रही लेकिन वो इस चीज का ब्लेम मेरे पे डालना चाह रही है। और उसी वक्त टैटिया एक स्पेल का यूज करती है और वो स्पेल को वो अपने कोट में यूज करती है जिससे कि वो कोट उड़ते ड्रैगन पे जाता है और वो ड्रैगन का ध्यान भटकाता है और ये सब ऊपर देख रहे होते हैं। तभी कोको को एक साइन दिखता है और वो जैसी एगॉट को बुलाने जाती है, एगॉट की ड्राइंग बिगड़ जाती है। कोको तो माफी मांग रही होती है लेकिन एगॉट वहाँ पे बहुत गुस्सा हो जाती है और वो
कहती तुम्हें पता नहीं जब भी कोई विच ड्रॉ कर रही हो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कोको कॉन्टिन्यूसली माफी मांग रही होती है और वो बोलती है मैंने इंटेंशनली नहीं करा, लेकिन एगॉट उसे बोलती है ओ हाँ मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी तो किसी चीज में कोई गलती ही नहीं होती, तुमने अपनी माँ को एक पत्थर में बदल दिया, वो भी तुम्हारी गलती नहीं थी, और अब तुम हमें इस दुनिया में ले आई, ये भी तुम्हारी गलती नहीं है ना, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना, और अगर तुमने हमें मुसीबत में डाल भी दिया तो एटलीस्ट काम तो खराब मत करो। तभी टेटी एगॉट से पूछती है तो अब हम क्या करेंगे। एगॉट बोलती है कि ड्राइंग को दोबारा बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमें वापस जाना होगा और कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तभी रिचे बोलती है लो हो गया, एंड रिचे वहाँ पे वॉल ब्रेकर स्पेल का यूज करती है एंड दीवार में से एक रास्ता बना देती है। तभी ये सब उस रास्ते से निकल रहे होते हैं, लेकिन कोको अकेले पीछे खड़ी होती है एंड एगॉट कोको को बोलती है चाहे तुम्हारा इंटेंशन नहीं था लेकिन फिर भी तुम हर काम बिगाड़ देती हो, और एगॉट टेटी को बुला लेती है। कोको आखिर में रह जाती है एंड वो अपने आप से बातें करती है कि मास्टर कीफ्री मेरे को क्या करना चाहिए, और दूसरी तरफ कीफ्री स्टारी वुड्स के ऊपर चढ़ के देख रहा होता है। नॉल से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ मिला। कीफ्री बोलता है नहीं, यहाँ से तो वो चारों नहीं दिख रही और मेरे को अंदाजा भी नहीं था ब्रिम्ड कैप्स इन लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट बना लेगा। तभी टाटा को वही बातें याद आती है जब वो चारों ब्रिम्ड कैप के पीछे भागी, और टाटा बोलता है अच्छा तो वो ब्रिम्ड कैप था। नॉल बोलते हैं मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था वो यहाँ पे आएंगे। तभी कीफ्री बोलता है मुझे तो लगा हम कोको के थ्रू ब्रिम्ड कैप का पता लगा पाएंगे, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि वही कोको के पास आ जाएगा। और वो टाटा से पूछता है कि तुम्हें कुछ और याद है। टाटा कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता, और तभी ब्रश बडी कीफ्री का क्लॉक पकड़ लेता है। तभी कीफ्री ब्रश बडी को अपने हाथ में उठा लेता है और उससे पूछता है कि तुम उन चारों के साथ थे। ब्रश बडी हाँ बोलता है, और तभी ब्रश बडी उसके हाथ से उतर के बोलता है कि मेरे पीछे आओ, और तभी कीफ्री ब्रश बडी का पीछा करने लग जाता है। और यही पे एपिसोड 4 खत्म हो जाता है एंड एपिसोड 5 में देखेंगे आखिर उस ब्रिम्ड कैप का कोको से क्या कनेक्शन था, और कोको उस ब्रिम्ड कैप के लिए आखिरी होप क्यों थी। विच एट एटलियर एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ पे ये लोग ड्रैगन से बच के भाग रहे होते हैं, और भागते भागते ये सब दोबारा से एंड पॉइंट पे आ जाते हैं, और तभी इन्हें रियलाइज होता है ये तो वही रास्ता है जहाँ पे रिचे ने होल बनाया था, यानी कि ये लोग एक ही जगह पे बार बार घूम रहे थे। लेकिन एगॉट बोलती है हमें जल्द से जल्द कुछ छुपने की जगह ढूंढनी होगी क्योंकि यहाँ पे ठंड बढ़ती जा रही है। तभी ये लोग एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पे टेटिया ड्रैगन की आवाज सुन के घबरा रही होती है। तभी उसके पास कोको आती है और वो टेटिया की हेड देके उससे पूछती है कि तुम ठीक हो, लेकिन टेटिया काफी डरी हुई होती है। कोको बोलती है ठीक भी कैसे हो सकती हो तुम, क्योंकि सारी तो मेरी गलती है। और टेटिया की आंखों में ये बात सुनने के बाद रिग्रेट होता है। लेकिन तभी कोको अपनी क्लॉक उतार के टेटिया को उड़ा देती है और उसके पास जाके बैठ जाती है, और वो बोलती है अगर हम पास बैठेंगे तो हमें ठंड नहीं लगेगी। तभी टेटिया कोको से पूछती है कि तुम ठीक तो। कोको बताती है कि जब भी मैं एक क्लॉक पहनती हूँ मेरे को ये सेफ फील कराता है, मैं अंदर कांप रही होती हूँ, ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन बाहर से मैं ऐसा विच दिखती हूँ, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम इसे पहनो और अपना डर दूर करो। कोको की ये बात सुनते टेटिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो इतनी खुश होती है कि वो एक स्पेल कास्ट कर देती है, और कोको तभी एक क्लाउड के अंदर आ जाती है। और तभी टेटिया कोको की क्लोज आगे बोलती है कि मुझे माफ करना, मेरे को तुम्हारी तरफ वैसे नहीं देखना चाहिए था, मैं अपनी आंखों से तुम्हें ब्लेम कर रही थी। कोको बोलती है नहीं तुम गलत नहीं हो, वो मेरी ही गलती थी, बस तुमने वो तेज की नहीं बोला, तुमने अपनी आंखों से बता दिया। टेटिया बोलती है नहीं मेरे को आंखों से भी इशारे नहीं देने चाहिए थे, मैं भूल गई थी, तुम तो हमारे बीच अभी न्यू हो और इस हिसाब से मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था। तभी कोको इतनी एक्साइटेड हो जाती है और वो बोलती है तुम मेरे को प्रोटेक्ट तो कर रही हो, देखो तुमने कितना प्यारा क्लाउड बनाया है, तुम्हारे इस क्लाउड की वजह से मैं तो भूल ही गई हम खतरे में हैं। ड्रैगन वो क्या होता है, मैं तो सोने जा रही हूँ। और टेटिया कोको की ये हरकतें देख के स्माइल कर रही होती है, और वो अपने स्पेल के बारे में बताती है कि बचपन से मेरा सपना था कि मैं बादलों के ऊपर सोऊं, तभी मैंने स्पेल बनाया, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, लेकिन अभी तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा मैं इसको सबको यूज करने दूंगी ताकि सभी से एक्सपीरियंस कर सके। एंड टेटिया कोको की क्लॉक उसे वापस करते हुए बोलती है ये तुम्हारी क्लॉक है, तुम इसे पहन लो और इसे तब तक मत उतारना जब तक हम रियल विचेस ना बन जाएं। जिस दिन हम सब रियल विचेस बनेंगे उस दिन हम लोग एक साथ अपनी क्लॉक उतारेंगे। तभी क्लाउड के अंदर एगॉट आ जाती है और वो इन्हें बोलती है मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, तुम्हें इस क्लाउड को इंप्रूव करने के लिए ऐसा सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा जिसका मास ज्यादा हो, और अगर तुम चाहते हो लोग इसमें उड़े तुम्हें इसको किसी ऐसे मटेरियल से चेंज करना पड़ेगा जो बहुत ही लाइट वेट हो, जैसे कि कॉटन। और ड्रीम्स में बातें करना अच्छी चीज है, लेकिन अब रियलिटी में वापस आ जाओ और ये ढूंढो हम इस डेंजर से कैसे निकले। और तभी एगॉट इन्हें इस दुनिया के बारे में समझाती है कि मुझे लगता है ये जगह एक स्पेल पे वर्क कर रही है, और इसी वजह से हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं हम एक ही जगह पे वापस घूम के आ रहे हैं, और मैजिक को काम करवाने के लिए कास्टिंग सील की जरूरत होती है, चाहे वो फॉरबिडन मैजिक क्यों ना हो, तो हमें वो कास्टिंग सील ढूंढनी होगी। तभी कोको बोलती है कि शायद मैंने देखा है वो कास्टिंग सील कहाँ पे है। तभी कोको इन सबको कास्टिंग सील दिखाती है। टेटिया बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, वो रहा कास्टिंग सील। एंड एगॉट बोलती है कि वो ड्रैगन उस कास्टिंग सील को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हमें उसे हराना पड़ेगा, तो अब मैं एक फायर स्पेल का यूज करने जा रही हूँ। लेकिन कोको से बोलती है कि तुम्हारा स्पेल काम नहीं करेगा, तुम्हें इसे यूज नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम तुम्हें याद है जब तुमने उस पर फायर स्पेल यूज करा था, उसने बस उसकी मूवमेंट्स को स्लो कर दिया था, लेकिन उसे एक्चुअल में कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तभी एगॉट कोको से पूछती है तो तुम्हारा क्या प्लान है। कोको बोलती है हम उसे नहीं मारेंगे। एगॉट उसे तेज की चिल्ला के बोलती है तो मैं इसी चीज का आइडिया तो बता रही थी कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे और तुमने मेरी बात काट दी। तभी कोको बोलती है मेरे पास एक प्लान है, और वो दीवार पे एक ड्राइंग बनाने लग जाती है। टेटिया उसकी ड्राइंग देखते ही बोलती है मैं समझ गई। तब कोको अपना प्लान एक्सप्लेन करती है कि अगर क्या होगा हम टेटिया के सपने को सच में बदल देंगे कि अगर हम लोग ड्रैगन के लिए क्लाउड बेड बनाए तो वो उसी में उलझ के रह जाएगा, क्योंकि वो बेड इतना आरामदायक और मुलायम होता है, ड्रैगन वहीं पे रेस्ट करने लग जाएगा और इस करके वो हम पे अटैक भी नहीं करेगा। लेकिन एगॉट बोल रही होती मेरे को नहीं लगता ये प्लान काम करेगा। तभी रिचे उसके बीच में बोलती है कि हाँ इतना आरामदायक और मुलायम बेड किसी को भी मिले तो कोई भी
वापिस सो जाए। टैटी उसे बोलती है तुम एकदम सही कह रही हो, और एगॉर्ड बोलती है कि रुको, मेरे को अपना दिमाग लगाने दो, तुम लोग शांत हो जाओ। तभी कोको स्टेयर्स की तरफ भागते हुए जाती है। टैटी उसे पूछती है क्या हुआ, तुम ठीक तो? कोको बोलती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, मैं सिर्फ ड्रैगन को देखने जा रही हूँ कि वो आखिर क्या कर रहा है। ये सब उसकी बातें सुन के हैरान हो जाते हैं, क्या ड्रैगन की परवाह? कोको बोलती है हाँ, जब हम पहली बार उससे बच के भाग रहे थे वो हमारे पीछे कितनी तेज आ रहा था, और तभी वो एक पिलर में जाके टकरा गया जिससे कि उसकी नाक पे लग गई। तो मैं सोच रही थी अगर मैं उसकी जगह होती तो मेरे को कितना दर्द होता। तो उसके बाद से मैं उसके बारे में सोचती रही कि वो कितने दर्द में होगा। इस वजह से मेरे को अपना प्लान पसंद आया। हमारे पे खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमें इस प्लान को ट्राई करना चाहिए। कोको की ये बातें सुनते एगॉर्ड की आंखों में दया होती है, और कोको इन सबको एक लेसन देती है कि मास्टर कीफ्री ने कहा था जो मैजिक फॉरबिडन मैजिक नहीं होते वो वही मैजिक होते हैं जो सब में खुशियां लाते हैं, और मैं ड्रैगन को यही मैजिक दिखाना चाहती हूँ। इस करके ड्रैगन को चोट भी नहीं लगेगी ना हमें लगेगी, और हम लोग यहाँ से बच के निकल जाएंगे। और उस वक्त एगॉर्ड की आंखों में रिग्रेट होता है। तभी टेटी एगॉर्ड के पास आके बोलती है और इस चीज में एगॉर्ड हमारी हेल्प करेगी। एगॉर्ड बोलती है ठीक है करते हैं चलो। टेटी ये बोलती है चलो सब मिलके एक साथ करते हैं, और वो एगॉर्ड को बोलती है कि तुम तो ड्राइंग्स बनाने में हम सबसे बेहतर हो, तो तुम्हारे पे एक बहुत अच्छा चांस है हमें यहाँ से बाहर निकलवाने का। और एगॉर्ड टेटी के हाथों से वॉन्ड ले लेती है और बोलती है कि ठीक है फिर करते हैं। अब कोको उसकी ये बात सुनती बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो सीढ़ियों से नीचे भागते हुए आती है। एगॉर्ड उसे बोलती है तुम ध्यान से चलो। तभी एगॉर्ड टेटी से पूछती है कि तुमने कहा था तुम्हारे क्लाउड बेड पे कोई लेट भी सकता है। टेटी बोलती है हाँ। एगॉर्ड बोलती है तो हमें कोई ऐसा सब्सटेंस ढूंढना होगा जो ड्रैगन का वेट उठा ले। टेटी उसे बोलती है हमारी क्वायर बुक्स। एगॉर्ड बोलती है हम चारों की क्वायर बुक्स भी इनफ नहीं होंगी। तभी रिची और कोको बोलती है हमारे बाल और कपड़े। एगॉर्ड बोलती है वो भी इनफ नहीं होगा। और तभी एगॉर्ड अपना दिमाग लगा के बोलती है सैंड काम कर सकती है, क्योंकि मुझे याद है रिची ने जब अपना स्पेल यूज करा था वहाँ पे काफी मिट्टी इकट्ठी हो गई थी। तो क्या होगा अगर हम लोग कास्टिंग सील्स का यूज करके दीवारों को तोड़ने लग जाएं, और उनसे जो मिट्टी इकट्ठी होगी उससे हम क्लाउड बेड बनाएंगे। टेटी बोलती है क्या बात है एगॉर्ड, तुम्हारा आइडिया माइंड ब्लोइंग है। लेकिन एगॉर्ड बोलती है हम लोग कास्टिंग सील्स को जितना छोटा बनाएंगे मिट्टी उतनी बारीक रहेगी। रिचे बोलती है कि ये काम तुम मेरे पे छोड़ दो, और वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी क्वायर बुक पे टाइनी सील्स बनाने लग जाती है। और एगॉर्ड टेटियो को उसका काम बताती है कि तुम कोई ऐसा स्पेल बनाने का सोचो जो सारी सैंड को कलेक्ट करके एक जगह पे ले आए, और मैं इस चीज के बारे में सोचूंगी कि वो एक जगह पे बरकरार कैसे रहे। तभी एगॉर्ड जा रही होती है। कोको से बोलती है कि कोई ऐसा काम है जो तुम मेरे को देना चाहोगी। एगॉर्ड बोलती है बेहतर होगा तुम इससे बाहर रहो, मैंने तुम्हारे प्लान पे हाँ कर दी, इसका मतलब ये नहीं तुम भी हमारे कामों में टांग अड़ाओ, तुम अभी इतनी माहिर नहीं हो तो इस वजह से तुम कुछ भी ट्राई मत करना। तभी कोको एगॉर्ड के फेक हुए स्पेल्स को उठाती है और उन्हें देखती है कि ये इतना परफेक्ट सर्कल कैसे बना लेती है, और इसी क्यूरियोसिटी में कोको एगॉर्ड के पास जाती है और उसकी ड्राइंग्स को नोटिस करती है कि आखिर वो क्या करती है एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए। तभी कोको रियलाइज करती है कि एगॉर्ड हवा में पेन को घुमाने लगती है और क्लोज लाते लाते वो पेपर पे ड्रॉ करती है, जिससे कि एक परफेक्ट सर्कल बन जाता है। और दूसरी साइड वो टेटी और रिचे को भी देखती है कि ये भी सेम टेक्निक का यूज करते हैं, और वो उन दोनों को देखते ही सोचती है कि मेरे को भी ये ट्राई करना चाहिए। और तभी कोको अपनी वॉन्ड और इंक निकाल लेती है, और तभी कोको एक डिसीजन लेती है कि मेरे को भी ट्राई करना चाहिए, और अपनी क्वायर बुक पे स्पेल्स को ड्रॉ करना शुरू करती है। तभी टेटी बोलती काफी अंधेरा हो रहा है और ठंड भी बढ़ती जा रही है, और वो रिचे को देख के बोलती है कि तुम एक फायर बॉल का यूज करो। लेकिन रिचे बोलती है कि मेरे पास पेपर्स नहीं बचे। और तभी एगॉर्ड फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है कि ये प्लान काम नहीं करेगा, क्योंकि जो बाहर की फोर्स है वो मिट्टी को पूरा दबा देगी। टेटी बोलती है क्या होगा अगर हम उसे एक एयर की लेयर से कवर कर दे तो? एगॉर्ड बोलती है फिर भी वो पावर्स बहुत वीक रहेंगी। रिचे बोलती है क्या होगा अगर हम उसे कपड़ों की स्ट्रिप से सपोर्ट करे तो? एगॉर्ड बोलती है ये चीज भी काम नहीं करेगी। तभी इन सबकी नजर पड़ती है कोको पे, जहाँ पे कोको ने अपनी ड्राइंग का यूज करके एक फायरबॉल स्पेल को कास्ट करा। एगॉर्ड एटीट्यूड में बोलती है कि बहुत बढ़िया, ये तो कोई भी कर ले। तभी टेटी बोलती है ये कितना स्टेबल है, उसने एक फायरबॉल स्पेल को कास्ट करा। टेटी और रिचे उसके पास जाके पूछते हैं कि तुमने कैसे सीखा? कोको बताती है कि मैं तुम लोगों को ड्रॉ करते हुए देख रही थी तो मैंने तुम ही लोगों से सीखा, एंड मैं इसी चीज को ट्राई करती रही जब तक ये हो नहीं गया। और तभी टेटी कोको को शाबाशी दे रही होती है, लेकिन एगॉर्ड प्लान पे काम कर रही होती है और अपना दिमाग लगा रही होती है, और वो यही बड़बड़ाती है कि बार बार रिपीट करके तो कोई भी बना लेगा। तभी उसका ध्यान पड़ता है रिपीटेशंस पे, और तभी वो तेजकिन तीनों को चिल्ला के बोलती है रिपीटेशंस। और तभी एगॉर्ड इन सबको अपने पीछे लेके जाती है और वो बोलती है सारे रेडी हो। और तभी ये चारों दो दो के ग्रुप में बढ़ जाती हैं, टेटी और कोको, एगॉर्ड एंड रिचे, और ये अलग अलग जगह पे जाके स्पेल्स बनाती हैं उन्हीं बिल्डिंग्स पे। और तभी रिचे कोको को साइन देती है कि हमने बना लिया, और जैसे ये लोग अपने स्पेल का सर्कल कंप्लीट करते हैं ये लोग वहाँ से बच के भागते हैं। स्पेल कास्ट होती है वो अपना काम करता है और सारी बिल्डिंग्स डिमोलिश हो रही होती हैं। और जब एगॉर्ड भाग रही होती है उसे याद आता है कोको ने उससे सवाल पूछा था रिपीटेशंस। तब एगॉर्ड ने उसे समझाया था कि अगर हमें किसी स्पेल को खराब होने से बचाना है तो हम उसे एक रिपीटेशन मैजिक में रैप कर देंगे, जो कि हर बार उसको उसकी इनिशियल फॉर्म में वापस ले आएगा। और इसी की मदद से अगर हम लोग रिपीटेशन स्पेल के अंदर वॉल ब्रेकर स्पेल और क्लस्टर कॉम्बिनेशन को रैप कर दें तो हम लोग एक सैंड का क्लाउड बेड बना सकते हैं। और ड्रैगन के साइज के अकॉर्डिंग मेरे को लगता है 5 स्पेल्स की जरूरत होगी। और जब ये लोग देख रहे होते हैं ड्रैगन सैंड क्लाउड पे जाता है, और एगॉर्ड बता रही होती है कि अगर हम लोग अपने 5 स्पेल्स को एक में कंबाइन करने के लिए पोजीशनिंग और टाइमिंग को सिंक्रोनाइज कर दें, इस चीज की मदद से अगर ड्रैगन ने हमारा सैंड क्लाउड को खराब भी कर दिया तो सैंड क्लाउड अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा और अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखेगा। और तभी ड्रैगन तेज की रोर करता है, एंड सैंड क्लाउड इतना मुलायम और आरामदायक होता है कि ड्रैगन वहीं पे सो जाता है। ये चारों उसे देखती बहुत खुश होते हैं, लेकिन एगॉर्ड बोलती है बहुत हो गया नाटक, यहाँ से अब बाहर निकलने का सोचो, हमारे पे अब काफी अच्छा मौका है। तभी टेटी वहाँ पे रुक जाती है। कोको उससे बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो? टेटी बोलती है कि वहाँ पे देखो
को ड्रैगन सोते हुए कितना अच्छा लग रहा है और ये मेरा पहली बार है कि मेरे मैजिक ने किसी को इतना खुश फील करवाया है। कोको उसकी ये बात सुनते ही स्माइल करती है। तभी ये चारों उस कास्टिंग सील के पास पहुंचते हैं और दूसरी तरफ कीफ्री ब्रश बडी के साथ इन लोगों को ढूंढ रहा होता है। तभी ब्रश बडी कीफ्री को हिंट देता है कि वो यहाँ पे आए थे। तभी कीफ्री ब्रश बडी से बोलता है कि वो इस रास्ते आए थे, लेकिन मेरे को यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। और तभी टाटा जमीन को नोटिस करता है कि जमीन पे से पत्थर हटाए गए हैं। यहाँ पे पहले फ्लैगस्टोन्स हुआ करते थे। तभी जहाँ पे ब्रश बडी होता है वहाँ से कीफ्री वो पत्थर हटाता है और तभी वहाँ से एक पावर निकलती है और कीफ्री पीछे जाके गिरता है। लेकिन जैसे वो खुद को संभालता है वो टाटा को पीछे करता है और वो पावर कीफ्री पे दोबारा लगती है। और दूसरी साइड वो चारों चिल्ला रही होती है क्योंकि उस दुनिया में पूरा तूफान आ जाता है। तभी ये चारों आपस में बात कर रही होती है। एगॉट टैटी को बोलती है कि तुमने क्या सोच के सील को तोड़ा। टैटिया बोलती है कि मेरे को लगा हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तभी कोको बोलती है कि देखो ऊपर मेरे को आसमान दिख रहा है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी पीछे से ड्रैगन आता है और एगॉट कोको को बचा लेती है। लेकिन जब ड्रैगन उड़ते हुए जा ही रहा होता है एगॉट उन्हीं सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन कोको उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। एंड एगॉट के पास उसके सिल्फ शूज भी नहीं थे जिसकी मदद से वो उड़ सके। लेकिन जैसे वो नीचे गिरने वाली होती है उसे ड्रैगन खाने वाला होता है। उसी टाइम मास्टर कीफ्री आके उसे बचा लेते हैं और तभी वो बोलते हैं मेरे को टाइट की पकड़ो। एंड ड्रैगन इन पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन मास्टर कीफ्री वहाँ से एगॉट को बचा के निकल जाते हैं और वो हवा में उड़ते बोलते हैं कि मेरे को ध्यान से पकड़ना, मेरे को अपने हाथ फ्री चाहिए ताकि मैं एक स्पेल ड्रॉ कर सकूं। तभी एगॉट मास्टर कीफ्री को टाइट की पकड़ लेती है और वो अपने स्पेल की मदद से एक और ड्रैगन बना देते हैं जो उस दुनिया के ड्रैगन को निगल लेता है। और तभी वो ड्रैगन अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिर जाता है और उस पूरी दुनिया में पानी भर जाता है। एंड वो एगॉट को बोलते हैं अब वो होश में नहीं है। तभी टैटी उड़ते मास्टर कीफ्री को बोलती है मास्टर आप आ गए, आपने हमें बचा लिया। और रिचे भी वहीं पे होती है। तभी मास्टर कीफ्री बोलते हैं कोको कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे ब्रिम्ड कैप कोको को बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारा इतने टाइम से वेट करा, मैंने जो बीज बोया था वो सफल हुआ और मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैं तुम्हें वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो मास्टर कीफ्री नहीं सिखा सका और जिस दिन तुम वो सारे जादू सीख जाओगी मैं तुम्हारा पोटेंशियल देखना चाहता हूँ, तुम क्या कर सकती हो। तभी कोको की आंखें खुलती है और वो देखती है सब उसके सामने है। वो उड़ती सबसे पहले एगॉट को पूछती है एगॉट कहाँ पे है। एगॉट बोलती है मैं यहीं पे हूँ, तुम मेरी टेंशन मत लो। कोको पूछती है कि हम कालन में वापस आ गए। टैटी बोलती है हाँ हमने कर दिखाया। तभी कीफ्री बोलता है कि शुक्र है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया था, तुम स्टेयर्स पे अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी। लेकिन कोको को कुछ भी याद नहीं होता और कीफ्री उसे बोलता है कि तुम्हारी मेमोरी, क्या ब्रिम्ड कैप ने तुम्हारे साथ कुछ करा है। कोको बोलती है नहीं नहीं मेरे को बस थोड़ा दिमाग लगा के याद करने दो। तभी कोको अपने आसपास सबको देख रही होती है, सब बुरी हालात में होते हैं। तभी टैटी उससे पूछती है क्या हुआ कोको तुम ठीक तो हो। और तभी कोको अचानक रोने लग जाती है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम लोग वहाँ पे फंसे थे। वो सबको सॉरी बोल रही होती है। लेकिन कीफ्री बोलते हैं कि टैटिया ने जो मेरे को बातें बताई उससे तो यही सब साबित होता है कि तुमने इन सबको बचाया है। कीफ्री की ये बातें सुनते कोको रोना बंद कर देती है और वापस स्माइल करने लग जाती है। तभी कीफ्री उसी पत्थर के पास जाते हैं एंड कीफ्री नोलनोआ को बोलता है कि आप मेरी एक हेल्प कर दो, जो इस पत्थर पे कास्टिंग सील बनी हुई है वो किस इंक से बनाई गई है। लेकिन जैसे नोलनोआ उस पत्थर को उठाते हैं कीफ्री बोलता है कि इसके बारे में किसी को मत बताना, इवन नाइट मोरालिस को भी नहीं। लेकिन नोलनोआ बोलता है हमें सब फॉरबिडन मैजिक्स के बारे में उन्हें बताना ही पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पे सन्नाटा हो जाता है और कीफ्री नोलनोआ को आइस शेड देता है कि मैंने कहा किसी का मतलब किसी को भी नहीं। और तभी कीफ्री अपनी अप्रेंटिस के पास वापस जाता है। लेकिन तभी नोलनोआ को कंधा दर्द करने लग जाता है और टाटा इस बात को नोटिस कर लेता है और वो कीफ्री को देख रहा होता है। और यहीं पे एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 में देखेंगे कि उस ब्रिम्ड कैप ने कोको की मेमोरी को कंट्रोल तो नहीं कर लिया और आखिर कीफ्री ने नोलनोआ को मना क्यों करा उस फॉरबिडन मैजिक को सबको बताने से। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो करो लाइक और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि कोई भी वीडियो डलती सबसे पहले तुम्हारे पे आए। और हमेशा याद रखना टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड ऑलवेज हेल्प एनिमल्स। मेरी बात को ध्यान से सुनना और इस पे गौर करना। अगर तुम किसी जानवर को नहीं मारोगे तो इससे दुनिया में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे इस इनिशिएटिव से उस जानवर की पूरी दुनिया बदल जाएगी। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।